कॉपीराइट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? ट्रेडमार्क के भी डिफरेंट स्टेटस होते हैं। जैसे पेटेंट्स में हमने बात की थी कि पेटेंट में भी स्टेटस होते हैं, एक्टिव है, एक्सपायर्ड फी रिलेटेड है, अबंडेंट है, और अगर वो राइट नहीं है तो फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि आप जो है प्रोडक्ट जो है रीडिज़ाइनिंग की तरफ जाएं। और अगर हम ऑनलाइन फील्ड की बात करें तो मैं खुद अमेज़ॉन सेलर भी हूँ और साथ साथ जो है एक एजेंसी रन करता हूँ जिसका काम पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स की सर्विसेज देना है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा फुरकान भाई, जो आज का आपका टॉपिक है ना हमारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता नहीं, आपने देखा भी होगा आजकल लोग शार्क टैंक भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो बहुत डिटेल में बताएं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जिसमें पेटेंट, आपने स्क्रीन भी लगाई है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स होती क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़रा डिटेल में समझाएं मुझे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्म्स होती क्या है। अच्छा, होता इस तरह से है कि जब भी कोई शख्स ये फैसला करता है कि उसने अपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट प्लेस हो, तो कुछ बेसिक डिसीजंस होते हैं जो उसने लेने होते हैं। सबसे पहले तो उसने ये फैसला करना होता है कि उसकी ब्रांड नेम क्या होगा। हम्म। इसके अलावा उसने ये फैसला करना होता है कि अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसका अपीयरेंस क्या होगा। अच्छा, जो भी अपीयरेंस है आपका या जो ब्रांड नेम है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, यानी वो पहले से मार्केट में रजिस्टर्ड ना हो, यूनिक हो, और यूनिक होने के साथ साथ आप उसको रजिस्टर करा सकें ताकि आप आने वाले किसी भी सेलर को या कॉम्पिटिटर को अपने नेम को और अपनी प्रोडक्ट के अपीयरेंस को कॉपी करने से बचा सकें। तो उसके लिए इसको एक ऐसे कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जो ये चेक करके बता सके कि इसका चूज़ करदा जो नाम है या प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है वो पहले से मार्केट में रजिस्टर्ड ना हो, और जो नाम मैं रखना जा रहा हूँ इस वक्त अपने ब्रांड का, और जो ठीक है। प्रोडक्ट की जो फिजिकल अपीयरेंस मैं चूज़ करने जा हम्म। रहा हूँ तो उसको मैं रजिस्टर करा सकूँ। अच्छा फुरकान भाई, पहले तो इंट्रोडक्शन दें अपना आप, कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप बताएं कि आप क्या करते हैं। जैसे पैटर्न क्या होता है, ये मैं भी इंडिविजुअली भी सवाल करूँगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स टर्म है। पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं अपने बारे में कि आप क्या सर्विसेज देते हैं, और आपकी आपकी जर्नी थोड़ी सी शेयर करें। अच्छा, मेरा नाम फुरकान अहमद है और हम्म। मैं बाय एजुकेशन जो है वो बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ केयू से। और अगर हम ऑनलाइन फील्ड की बात करें तो मैं खुद अमेज़ॉन सेलर भी हूँ और साथ साथ जो है एक एजेंसी रन करता हूँ जिसका काम पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स की सर्विसेज देना है। अच्छा, अगर हम जब भी कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं अपनी, तो उसका जो ब्रांड नेम हम चूज़ करते हैं, तो ब्रांड नेम अगर हमें अपना रजिस्टर हम्म। करवाना है तो वो बेसिकली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहलाती है। अगर हम अपनी फिजिकल प्रोडक्ट का अपीयरेंस अगर हमें रजिस्टर करना है तो वो हम्म। डिज़ाइन पेटेंट रजिस्ट्रेशन कहलाती है। और इसी तरीके से हमारा जो ऑनलाइन जो कंटेंट होता है, चाहे वो हमारे जो है राइटिंग में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, या चाहे हम कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, तो उसके लिए जो है ना हमें कॉपीराइट फाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम किसी भी कॉम्पिटिटर को या किसी भी सेलर को अपनी ब्रांड नेम से हम्म। अपना फिजिकल प्रोडक्ट और अपनी जो लिस्टिंग कंटेंट है उसको कॉपी करने से बचा सकें। तो उसके ये लिए जो वही है, वाला है ना फुरकान में, जो शार्क टैंक जो आता है हमारे पास, वो कहता है, वो उससे पूछता है कि आपके पास का कॉपीराइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये वही वाला हैगा? जी, इसमें जो शार्क टैंक वगैरह में आप देखेंगे ना तो हाँ ज़्यादातर हाँ, जो है उसमें पेटेंट का तस्करा होता है। बहुत ज़्यादा होता तो है। उसकी वजह ये होती है कि पेटेंट्स मुख्तलिफ किस्म हैं। तो हम्म। उसमें जो ज़्यादा फेमस है वो डिज़ाइन पेटेंट है, और उसके बाद जो सेकंड पे है वो यूटिलिटी पेटेंट है। तो जब भी आप हम्म। कोई ख़ास तौर पर शार्क टैंक पे आप देखें तो लोग यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो उनकी जो है पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को जब हम एक नेशनल टेलीविज़न पे लेके जा रहे हैं तो उससे हाँ पहले हम हाँ। इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने हम्म। से ये होता है कि आपकी इस प्रोडक्ट को कोई और शख्स कॉपी नहीं कर सकता, आपका आइडिया जो है वो किसी को इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो जो पेटेंट्स का जिक्र जो वहाँ पे होता है ना, वो जनरली यूटिलिटी पेटेंट्स का हो रहा होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट के फीचर्स को, उसके फंक्शंस को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी शार्क टैंक्स आप देखें, किक स्टार्टर देखें, जितने प्रोग्राम्स में जो पेटेंट्स का तस्करा होता है ना, वो हम्म। बेसिकली यूटिलिटी पेटेंट्स का हो रहा होता है। अच्छा, सबने हमने सुना है कि पैटर्न चेक करा लो, पैटर्न चेक करा लो, वो क्या चीज़ होती है? कि ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। कहते हैं कि कभी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो कहते हैं भाई ऐसा तो नहीं है पैटर्न है कि तुम्हें कॉपीराइट पैटर्न मार देगा, तो ये क्या चीज़ होती है, इसको क्या कहते हैं, मतलब ये क्यों कराना ज़रूरी होती है? अच्छा, पेटेंट चेक जो है वो बेसिकली होता यूँ है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है जो आपने डिज़ाइन की है, जो आपने बनाई है, या जिसका मोल्ड, जिसकी डाई आपके पास है, तो उस प्रोडक्ट पे जो है ना वो आपने ये देखना होता है कि पहले से मार्केट में वो रजिस्टर्ड ना हो। अब मार्केट में तो एक चीज़ है जो सेलर, डिफरेंट सेलर्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, हम्म। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बनाई है ना तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी चीज़ को कोई कॉपी ना करे। तो उसके लिए जो है ना हम ये करते हैं कि सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है पेटेंट चेक का, जिसमें सही। हम मुख्तलिफ डेटाबेस पे जाते हैं
और मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए जो है ना ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है, इस प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस है, वो पहले से डेटाबेस में रजिस्टर्ड ना हो। अगर रजिस्टर्ड ना हो तो फिर हम जो है इसमें जो है एक क्लीन चिट दे देते हैं सेलर को कि आप इस प्रोडक्ट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं और इसको जो है अपना पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं। अगर इस पर कोई पेटेंट हमें मिल जाए तो हम उसमें पे सजेशंस देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं जो आपको इन फ्यूचर जो है वो आपकी आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, लोगो पे ट्रेडमार्क होता है राइट? तो ये हम ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा ये ब्रांड नेम है, पहले किसी ने लिया वो तो नहीं? क्योंकि समटाइम ये होता है कि हमारे दिमाग में चल रहा होता है 3-4 नेम, उसमें से एक आध कोई ना कोई क्योंकि हमने सुना हुआ होता है तो हम वैसे ही रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली वही होता है। तो हम कोई ऐसी वेबसाइट है कि हम जाके चेक कर सकते हो कि हम ये वाला आप अगर ये दिमाग में सोच रहे हैं, जैसे डोमेन में होता है, जैसे मैं बहुत आसान करता हूँ, मेरे दिमाग में tehsin-islam.com में रखता हूँ, मैं GoDaddy पे जाके चेक कर लूँगा, बहुत सारी वेबसाइट है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास इस तरह से ट्रेडमार्क पे भी अवेलेबल है? जी, ट्रेडमार्क में जो ना फ्री डेटाबेस अवेलेबल है और बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है। जिस तरह आपने डोमेन की जिक्र किया, GoDaddy है, नेमचीप है, इसके ज़रिए आप सर्च करते हैं। तो ट्रेडमार्क में भी इसी तरीके से है कि आपका जो ना कंट्री वाइज भी डाटा है और जो है वो रीजन वाइज भी डाटा जो ना एक डेटाबेस है, वेबसाइट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे ज़्यादातर जो हम पाकिस्तान में जो सेलर्स हैं वो यूएस में काफ़ी सारा काम करते हैं। तो यूएस का अगर आपको ट्रेडमार्क चेक करना हो तो USPTO की अपनी वेबसाइट है, uspto.gov.com है। इसी तरीके से अगर आपने यूरोप साइट पे देखना है तो wipo.net है। इस पे जाके आप ट्रेडमार्क का अपना नाम अगर कीवर्ड डालें तो आपके सामने जो है ना डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसके ज़रिए आप चेक कर सकेंगे कि आपके नाम से एग्जैक्ट जिसकी सिमिलरिटी हो, आइडेंटिकल साउंड करते हों, या आप ही की जो ट्रेडमार्क है वो किसी और क्लास में रजिस्टर्ड हुए हों, तो पूरी डिटेल्स उसकी निकल के आ जाती हैं, जिसकी बेस पे जो है ना फिर आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अब इस ट्रेडमार्क को चूज़ करना है या नहीं करना। इसमें कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद आपको फैसला करने में मुश्किल हो, क्योंकि बाज़ औक़ात रिजल्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं और सिमिलर नाम भी हैं, लेकिन अगर डिफरेंट क्लास में रजिस्टर्ड हैं तो वो एक कंसल्टेंट आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि आप अगर किसी एक क्लास में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी किसी दूसरी क्लास में रजिस्टर करवा के इसको करवा सकते हैं, अपना नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फुरकान में एक बात बताएं, जैसे हमने देखा होगा कि गुल अहमद है तो हम गुलई कर देते हैं, या इस तरह का जो नाम चेंज करते हैं, पाकिस्तान में तो काम चल जाता है, उसका तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर हम बाहर भी ऐसी हरकतें करें, जैसे एप्पल है APPLE करके, तो उसके अंदर उन्होंने आखिरी में वाई लगा दिया, तो इस तरह के भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट वगैरह हो जाते हैं या नहीं होते हैं? या इधर आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि लोग किस तरह की नॉर्मली गलतियाँ करते हैं मतलब ट्रेडमार्क करने में? होता यूँ है कि जब हम ट्रेडमार्क फाइलिंग की तरफ जाते हैं, अब जो ब्रांड नेम, तो उसमें हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम कोई बहुत ही ऐसे लफ्ज़ चूज़ करें जिसके कोई मीनिंग्स ना हो। नॉर्मली जो है जिन वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं ना, उन पे ऑब्जेक्शन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऑब्जेक्शन किसी भी वजह से आ सकती है। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि चूँकि ये बहुत सालों से काम होता हुआ आ रहा है, तो ज़्यादातर जो है ना वो ऐसे अल्फाज जो है ना वो पहले से ही रजिस्टर्ड हुए होते हैं। तो अब जो ट्रेडमार्क्स अगर आपने रजिस्टर्ड करना है, अगर उसका कोई मतलब नहीं है, जेनेरिक है, सिंपल वर्ड है, तो रजिस्टर्ड आसानी से हो सकता है। अगर आपने किसी मीनिंग वाला कोई वर्ड डाला है आपने उसमें, तो उसमें ऑब्जेक्शन आने के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई ना कोई मीनिंग बन रहा होता है और उस मीनिंग की बेस पे जो है ना कोई कॉम्पिटिटर एतराज़ कर सकता है कि ये जो है मेरी प्रोडक्ट से मिलता जुलता ये नाम रखने की कोशिश की है इन्होंने, तो उसको जो है इनवैलिडेट करें। मुझे याद पड़ रहा है फुरकान में एग्जाम्पल बताया, वाली जो आपने एप्पल की बताई थी लास्ट टाइम, हमारी पॉडकास्ट पब्लिश नहीं हो पाई, ख़राब हो गई थी, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी एप्पल वाली। एप्पल में हमने कहा था कि अगर वो कैटेगरी चेंज करता है, जैसे एप्पल ने अपना नाम इंडस्ट्री में रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी में रखा है, लेकिन अगर वो फूड में रखेगा तो उसमें नहीं वो ट्रेडमार्क करा सकता एप्पल को। जी, तो जी, वो याद है, अगर आपको तो बताएं दोबारा वो। जी, असल में इसमें इस तरह से है कि जिस तरह एक वर्ड एप्पल है, एप्पल तो एक बहुत ही एक फ्रूट का नाम है ना, इसको बेसिकली ये तो रजिस्टर हो नहीं सकता, ठीक है, फ्रूट कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन यही नाम अगर इसकी कैटेगरी चेंज कर दी जाए, यानी टेक कैटेगरी में जब ये आया तो इसने अपना नाम रजिस्टर करवाया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल भी गई। तो ये भी एक बेसिक इसका रूल है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ का नाम जो आपकी इंडस्ट्री से जिसका ताल्लुक ना हो, तो वो नाम आप चूज़ कर सकते हैं। तो एप्पल फ्रूट कैटेगरी में तो नहीं हो सकता, लेकिन टेक कैटेगरी में आप रखें तो एप्पल आपको मिल सकता है। ठीक है। अच्छा फुरकान भी एक और इम्पॉर्टेंस क्या है, मैं चाहता हूँ कि हम इसको बाइफिकेट इंडिविजुअली डिस्कस करने से पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंस समझ लें, ताकि हम फर्दर उसको मतलब डिस्कस करें तो व्यूवर्स को समझ में आए कि बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आप इसकी इम्पॉर्टेंस बताने के लिए कोई ऐसा स्टोरी बताएं कि यार कॉपीराइट का या ट्रेडमार्क की कितनी इम्पोर्टेंस है कोई भी बिजनेस खड़ा करने जा रहा है। इसकी ये तो एक बहुत ही की फैक्टर है, इसके बगैर तो आपका जो है ना वो
बहुत ज़्यादा सर्वाइवल जो है ना मुमकिन नहीं है, और आपको इन फ्यूचर जो है ना बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि एक हमारा ब्रांड है जो रूह अफ़ज़ा के नाम से इस वक्त मार्केट में सेल होता है पाकिस्तानी मार्केट्स में ना। लाल शरबत है, रमज़ान से पहले ही इसकी सेल होती है, होने वाला है, जी आने जी वाला होगा। बिल्कुल, रमज़ान भी अब आने वाला है। तो इसी के एक कॉम्पिटिटर ब्रांड था कोई 4-5 साल पहले तक, रूह समर के नाम से। मैं इसकी जो है स्लाइड पे भी आपको पिक्चर्स भी दूंगा, तो आप इसको स्लाइड पे मेंशन लगा लेंगे, लगा के देखने को याद आ जाएगा। जी मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये रूह समर जो है ना, ये बेसिकली ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है। और अच्छा, अब इसमें इन दोनों को अगर कंपेयर करें ना, तो रूह अफ़ज़ा की बॉटल और रूह समर की बॉटल, तो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंस हैं, लेकिन बेसिक जो है वो सिमिलरिटीज़ हैं। तो रूह अफ़ज़ा ने इस पर जो है केस किया रूह समर पे, और ये केस जो है मतलब हाई कोर्ट से होता हुआ बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, जिसमें इन्होंने जो है ये एक क्लेम किया कि इसके जो है वो जो टेक्सचर, जो रूह का जो वर्ड है वो भी सेम लिखा गया है, शरबत भी सेम है, प्लस बॉटल का जो कैप है वो भी सेम है, और ये हमारी मार्केट को है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने स्क्रीन पे भी दिखाया ना पॉइंटर से, अगर नजर आएगा तो जी कैसे? मैंने स्क्रीन पे भी इसको मेंशन कर दिया। अच्छा, ये सेम है, इसका ढकना भी सेम आ रहा है, और ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल है, ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल है, और ये रूह समर की बॉटल है। तो थोड़ा स्टिकर में फ़र्क है, जो स्टिकर पेस्ट हुआ हुआ है। इसको तुम जूम आउट करके दिखा दोगे ना, मतलब ये इसको ये जूम करके दिखा देना ना कि दोनों को देखो ढकना इसका सेम है, क्योंकि शायद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी इस पे वो जूम करके इसको दिखा देंगे मेरे ख्याल से। तो जी इसको दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा, दोनों का कैप सेम है इसका मेरे ख्याल से, आई थिंक कैप सेम है, कैप बिल्कुल दोनों के सेम है। हाँ, दोनों के कैप सेम आ रहे हैं, बॉटल में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये स्टिकर में डिफरेंस है। अच्छा, ये मुझे तो सेम ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है शरबत का कलर इन्होंने हल्का सा लाइट डार्क कर दिया बस। जी जी जी, शरबत का कलर तो खैर चलें, वो तो सेम ही होता है, टेस्ट भी सेम ही होगा। हाँ जी, तो इसमें इस तरह के केसेस में ना होता यूँ है कि एक लैब टेस्ट जो है वो किया जाता है, LAPP टेस्ट, जो आपने इसमें ये लिख भी दिया ना, इसमें सिमिलर ऑफ मार्क्स हो रहा है। जी, असल में ये एक लैब टेस्ट होता है जिसके ज़रिए ये चेक करते हैं कि आपके मार्क्स किस हद तक सिमिलर हैं, आपकी जो टारगेट मार्केट है वो सेम है या डिफरेंस है, और आपके चैनल ऑफ मार्केटिंग यानी आप एड्स वगैरह कहाँ रन कर रहे हैं, अगर वो भी सब सेम है, और इंग्रेडिएंट्स, कलर, ये सब चीज़ें भी सेम है, तो जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मैच करती जाएंगी ना, उतना केस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो रूह अफ़ज़ा के इसमें भी यही हुआ कि वो सब चीज़ें तकरीबन सेम ही थी, बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस थे, तो जिसकी बेस पे जो है ना कोर्ट ने इनको जो है ऑर्डर दिया, रूह अफ़ज़ा के फेवर में ऑर्डर दिया, और इनको कहा कि आप अपनी जो है इसको जो है नेक्स्ट से जो है ना आप इसकी इन्वेंट्री इसको सेल नहीं कर सकते, और ये इन्वेंट्री जो है बेसिकली आपकी कॉन्फिस्केट होगी। तो उस पर इन्होंने जो है एक रिक्वेस्ट अपील की कि रमज़ान आने वाले हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री कम से कम जो है इसको हम मार्केट में सेल कर दें, न्यू प्रोडक्शन जो है हम इसकी करेंगे। तो बाद में फिर वो एक डिसाइड हुआ, और कोर्ट ने फिर इनको जो है अलाउ कर दिया कि आप अपनी जितनी भी इन्वेंट्री है इसको लिक्विडेट कर दें, ठीक है, और रमज़ान के बाद जो है फर्दर इसकी प्रोडक्शन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो इसमें ऐसा ही होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सेल करने जाते हैं, अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख के आपको जो है आगे बढ़ना होता है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो इन फ्यूचर फिर आपको आगे आके लॉसेस आते हैं। अब देखें, ये भी बहुत अच्छा खासा ब्रांड था, इसकी भी एक अच्छी सेल थी, लेकिन इस वक्त जो है मार्केट में इस वक्त सेल नहीं है। अब ये बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल जीरो से इनको स्टार्ट करना होगा। ये सिमिलर ही हो रहा था, दोनों एक ही लग रहे हैं तकरीबन अगर देखा जाए। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है। नाम में देखें तो नाम में तो बहुत क्लियर डिफरेंस है, रूह समर, रूह अफ़ज़ा, तो वो तो डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन चूँकि वो एक अपीयरेंस इसका बिल्कुल सेम है, तो वो जो है कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से जो है इनको ये चीज़ नहीं मिली। तो कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर आप करवाएं, डिज़ाइन पेटेंट रजिस्टर करवाएं, तो उसमें ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि किस हद तक सिमिलर हैं, किस हद तक डिफरेंसेस मौजूद हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, ऐसे ही भी ट्रांसफरेबल होती हैं या नहीं होती हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो है मुख्तलिफ ब्रोकरेज फर्म्स हैं, और आप सेल भी होती हैं, ट्रांसफ़र भी होती हैं, आप इसको जो है रेंट आउट भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। कॉमन जो ट्रांसफ़र का जो आपका सवाल है, वो तो एक कॉमन प्रोसेस है। आप जिस वक्त भी आप कोई भी आपका ऑनर चेंज हो रहा होता है, इक्विटी जब किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको जो है आप पेटेंट भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसमें। एक सिंपल, अच्छा, रेंट वाली बड़ी काम की बात बताइए कोई आपने, मुझे लगता है रेंट वेंट पैसा वैसा आएगा इसमें। ऐसा होता है कि आपके पास अगर कोई किसी प्रोडक्ट का पेटेंट मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि मैं इसका जो है प्रॉपर, अब इसको मैं सेल तो नहीं कर सकता, ये पहले से ही इस पर पेटेंट है, रजिस्टर हुई है, तो आप उसके ऑनर से कांटेक्ट करके और उससे आप ये बात कर सकते हैं कि आप मुझसे कोई प्रॉपर एक लाइसेंस फ़ी ले लें, एक लाइसेंस ले लें या एक रेंट ले लें, जिसकी बेस पे जो ना आप मुझे अलाउ करें, और मैं जो हूँ वो किसी ख़ास मार्केट में सेल करूँगा। और अगर हम खुद अपना कोई ट्रेडमार्क करा के उसको लाइसेंसिंग करना चाहें, मतलब उसको रेंट पे देना चाहें, ऐसा पॉसिबल है? अगर प्रोडक्ट की ऐसी डिमांड हो
कोई ऐसी चीज़ आपने बना ली जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास खुद ही ऑफर्स काफ़ी आ जाएंगी। लोग आपके वेबसाइट के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिसमें आपसे डिमांड करेंगे कि भाई हाँ हमें ये नाम यूज़ करने दें या आप हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करने दें, ताकि जो है हम इसको यूज़ करके अपनी मार्केट में जगह बना सकें, इसको पेनिट्रेट कर सकें। अच्छा फुरकान भाई, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बताएं जिसको हम नहीं बेच सकते या अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकते, क्योंकि हम तो ज़्यादातर फोकस अमेज़ॉन पर ही होता है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी कि अगर हम वो सेल ही नहीं कर सकते, चाहे वो दराज हो, चाहे वो ईबे हो, चाहे वो एटसी हो। तो ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स का नाम बताएं और लोग नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको ना कुछ फिजिकल एग्जांपल से समझा देता हूँ, इसमें स्लाइड्स में मेंशन भी हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत फेमस रही हैं पिछले 1 साल में, और इसकी जो है ना बार बार हमारे पास भी, हमारी एजेंसी में बार बार इसकी डिमांड्स आई हैं, पेटेंट चेक के हवाले से भी, और बाद में जब आईपी क्लेम आए तो इसकी रीस्टेटमेंट के हवाले से भी जो है ना केसेस हमने काफ़ी डील किए हैं इसके। तो मल्टीपल केस डील किए हैं, तो अब मेरे इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि अब जो लोग भी देख रहे हैं, खासतौर पर व्यूअर, वो फिर इस प्रोडक्ट पर रिसर्च पे, इसके पेटेंट पर जो ना फिर वो काम ना करें, ताकि उनका टाइम जो है वो एक बच सके। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो प्रोडक्ट है ना वो बेसिकली मोसपोल है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो प्लांट्स की डायरेक्शन सेट करने के काम आती है। आप इसको जो है पॉट में लगाते हैं और प्लांट्स को उससे जो है वो टाई कर देते हैं, तो वो प्लांट एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करता है। अच्छा, ये मोसपोल वैसे तो सिंपल है, अगर आप प्लेन मोसपोल लें तो इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत जेनेरिक सिंपल आइटम है। लेकिन इसमें एक सेलर ने जो है एक फ़ीचर ऐड किया है बेंडेबल का, यानी मोसपोल को अगर आप चाहें तो एक ख़ास डायरेक्शन में इसको बेंड कर सकते हैं, और वो देखने से खूबसूरती बढ़ जाती है और प्लांट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये जो बेंडेबल फीचर है ना, इस पर इन्होंने जो है वो पेटेंट लिया हुआ है। तो अब अगर आप बेंडेबल मोसपोल पे जाते हैं तो इस पर आपको जो है आईपी स्ट्राइक आएगी। हमारे जो है वो क्लाइंट्स के इसमें अकाउंट सस्पेंड भी हुए हैं इस वजह से, तो इस प्रोडक्ट पे जो है ना काम नहीं किया जा सकता। अब इस प्रोडक्ट का अगर हम सिर्फ रेवेन्यू पे देखें ना, अगर हम अमेज़ॉन के ही एल्गोरिथम को देखें तो ये ग़ालिबन कोई 2000 सेल कर रहा है, 2000 यूनिट सेल कर रहा है, और इसके जो प्राइस हैं वो हैं 14। ठीक है, सही है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तकरीबन जो है कोई 70-80 लाख रुपए बन गए। तो 70-80 लाख रुपए इस एक प्रोडक्ट पे, एक SKU पे जो है सेल कर रहा है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसके अलावा कोई और अब सेल कर नहीं सकता ये, तो ये सारा रेवेन्यू जो है इसी की तरफ जा रहा है, और ये मार्केट में जो है वो इस वक्त लीडर है। सही। तो एक बड़ा सेल इसको मिल रही है। सिर्फ इसमें क्या है, उसने अपनी एक USP ऐड की है, और उस USP का जो है ये एडवांटेज ले रहा है। ये इसकी पेटेंट की जो है पेटेंट दिखाएं सर। पिक्चर भी है जिसमें पेटेंट नंबर भी मेंशन है। इसके अंदर कुछ डाला है क्या, क्या किया है इसमें? इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कोई ऐसी जो है ना इसके अंदर मटेरियल इन्होंने पुट किया है जिसकी वजह से ये बेंड हो रहा है। इसमें जो है जी, इसके पेटेंट को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें मेंशन होगा कि इसने क्या चीज़ डाली है। हाँ ठीक है, ओके। सेकंड चीज़ हम देखें तो ये एक है नर्सिंग क्लिप बोर्ड है। होता यूँ है कि पेशेंट जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो नर्स के पास जो है ना एक क्लिप बोर्ड होता है, जिसमें पेशेंट स्कूल के बच्चों का बोर्ड लग रहा है, तो जब पेपर देने जाते थे हम जी उसी तरह का एक बोर्ड होता है जो नर्स भी यूज़ करती हैं पेशेंट का डाटा मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली वो एक बोर्ड होता है जो आप टेबल पे रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो है ना इन्होंने एक फ़ीचर ये ऐड किया, इन्होंने जो है इसमें जो है दो बैंड का इन्होंने एक ऑप्शन रख दिया कि जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं। एक ऐसा क्लिप बोर्ड है जिसको हम फोल्ड करके और साइड पॉकेट में भी इसको रखा जा सकता है। तो पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए ना इन्होंने एक फ़ीचर एक ऐड किया, और इस फीचर को जो है इन्होंने पेटेंट पर अप्लाई किया, और ये पेटेंट भी रिसेंटली 2023 में जो है इनको जो है वो पब्लिश हुआ है, इनको रजिस्टर भी हुआ है ये। ठीक है। तो ये फ़ीचर चूँकि पहले रजिस्टर्ड नहीं था, न्यू फीचर है, यूनिक है, और ये इस फीचर की वजह से एक जो बड़ा बोर्ड है वो फोल्ड होकर आपके पॉकेट में आ जाता है। तो इस वजह से जो है ये पेटेंट भी इनको ग्रांट हुआ है, और इस वक्त जो है मार्केट में इनके अलावा कोई और इस वक्त सेल भी नहीं कर रहा। तो फुरकान भी इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं, इसने 3 स्टेप में फोल्ड किया है। अगर हम इसको गोल में फोल्ड करके पैटर्न करा दें तब पैटर्न हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है ऐसा? ये तो उसने 3 स्टेप किया ना, ऐसे के वैसे, मतलब 3 स्टेप में इसने फोल्ड कर दिया। मैं इसको कहता हूँ कि राउंडेड कर देते हैं हम, गोल कर देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, तो तब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चेंज तो कर दी ना उसकी डायरेक्शन हमने जी। अच्छा, इसमें जो ना इसी सेम ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना, इस पर मैं आपको पेटेंट का ओपन कर देता हूँ। इस पर ना 2 पेटेंट्स हैं, एक डिज़ाइन पेटेंट है, एक यूटिलिटी पेटेंट है। अच्छा, दोनों पेटेंट इसने लिए हैं। अब अगर डिज़ाइन पेटेंट इसके पास है ना इसी प्रोडक्ट का, तो आप गोल कर देंगे तो ठीक है, आपने इसको चेंज कर दिया, इस बेस पे आप सेल तो कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इसने यूटिलिटी पेटेंट लिया हुआ है, यूटिलिटी पेटेंट में तो इसमें जो ना इसने फीचर मेंशन कर दिया है कि मैं इसको जो है ये एक हिंज लगा रहा हूँ इसमें, ताकि इसको जो है फोल्ड कर सकूँ मैं। अब यूटिलिटी पेटेंट्स का स्कोप जो है ना बहुत वाइड होता है, उसमें आप अगर डिज़ाइन चेंज कर दें
तो भी जो है ना आप उसको जो है ना वायलेट कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप बेसिकली तो उसका फीचर जो है वो पेटेंटेड है। तो जब आप फीचर चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, तो यूटिलिटी पेटेंट की आपको स्ट्राइक आएगी। और ये भेज भी रहा है, किसी और को सेल इस वक्त नहीं करने दे रहा बगैर किसी लाइसेंस के। और अगर हम इसकी भी अगर हम सेल देखें तो इस वक्त अच्छी सेल है, ये $20 का सेल कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि शायद ये 1000 यूनिट्स इस वक्त जा रहे हैं इसके। तो पाकिस्तान ये भी कोई अराउंड कोई 50-60 लाख रुपए की इसकी सेल है। अच्छा, हो गया। तो इसका ये पेटेंट भी है, इसका पेटेंट भी अच्छा, आप कितना चाहें तो टाइम स्प्लिट लग कर जाता है सकते अगर हैं। हम पैटेंट वैसे अगर कराते हैं तो? डिज़ाइन पेटेंट कराएं तो डिज़ाइन पेटेंट अगर फास्ट ट्रैक पे जाते हैं तो 8 महीने में लगते हैं, अगर नॉर्मल ट्रैक पे जाते हैं तो 2 साल लग जाते हैं। और यूटिलिटी पेटेंट्स पे जाते हैं तो एक नॉर्मल ट्रैक फास्ट ट्रैक पे जाएं तो 2 साल हैं, और नॉर्मल ट्रैक पे जाएं तो 3 से 4 साल लग जाते हैं पेटेंट मिलने में हमें। और फाइलिंग करने में तकरीबन कितना खर्चा आता होगा? फाइलिंग करने में, अगर डिज़ाइन की अगर हम फाइलिंग करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। अगर आप बेसिक पैकेज पे भी जाएं तो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है बेसिक पैकेज की वो $250 है, और उसके ऊपर जो भी एक सर्विस चार्ज, जो कंसल्टेंट है वो अपने सर्विस चार्जेस, लीगल चार्जेस, अटॉर्नी की फ़ीस, वो सब ले सकता है आपसे। अच्छा, ये थर्ड प्रोडक्ट बताएं क्या, बताएं। अच्छा, तीसरी जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास, ये एक पिज़्ज़ा पील है। जब भी हम पिज़्ज़ा ओवन में जब बेक करते हैं तो हमें इसको निकालने के लिए एक जो है एक पील की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम पिज़्ज़ा निकालते हैं। अच्छा, ये है तो बहुत ही सिंपल सी प्रोडक्ट, लेकिन इसको स्पेस सेव करने के लिए, खाने के लिए दुकान पे जाने तक की ज़रूरत पड़ती है दुकान पे। लेकिन अभी ये कल्चर तो हमारे पास अब है, अभी वेस्ट में तो खैर ये बहुत पुराना है, लोग घरों में भी बनाते हैं। तो अब पिज़्ज़ा पील जो है ना जगह बहुत जो है कंज्यूम करता है, तो इसके लिए ना इन्होंने एक ऑप्शन इसमें ऐड किया, जिसमें इन्होंने इसके हैंडल को है ना वो फोल्ड कर दिया। सही, फोल्डेबल एक फ़ीचर ऐड कर दिया अपनी प्रोडक्ट में। तो इस फोल्ड हैंडल की वजह से जो ना इनको इस पर पेटेंट ग्रांट हुआ। और अगर इसको भी हम देखें तो इसकी भी सेल बहुत जो है अच्छी सेल है, $30 की गालबन जो है इसकी प्राइस है, और ये भी अराउंड कोई 1000 यूनिट्स जो है पर मंथ सेल कर रहे हैं। तो ये भी कोई 70-80 लाख रुपए की इनकी सेल है। फ़ीचर इसमें फोल्डेबल है, तो अगर फोल्डेबल फ़ीचर के साथ आप पिज़्ज़ा पील चूज़ करते हैं तो इस चीज़ का चांस बहुत हाई है कि आप पे IP स्ट्राइक आएगी। हो सकता है कि यही जो पेटेंट ऑनर है वो आपको अमेज़ॉन पे ही IP स्ट्राइक सेंड करे और आपकी लिस्टिंग को जो है रिमूव करवा दें। तो अगर पिज़्ज़ा पील आपने सेल करना है तो फिर इसके फोल्डेबल फ़ीचर को आपको अवॉइड करना होगा। ये इसका पेटेंट है, पेटेंट नंबर है, आप चाहें तो इसको देख के बिल्कुल डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। कितने पॉइंट मेंशन किए इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें जी बिल्कुल। ये बेसिकली डायग्राम्स हैं, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एक USPTO की गाइडलाइंस है, जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के नंबर्स मेंशन करने होते हैं, बताना होता है कि किस एरिया के फीचर को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि जब पेटेंट्स हम पढ़ते हैं ना तो वो तो बहुत ही डिटेल में और मेंशन हुए हुए होते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग जो है मुश्किल अल्फाज में हुई होती है। तो जब आप एरियाज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं ना कि इस नंबर पे ये चीज़ है, इस नंबर पे ये चीज़ है, मैं 1 पे हैंडल है तो मैं हैंडल से मुराद मेरी ये है, हैंडल इस जो है मेरा मटेरियल ये यूज़ करूँगा, तो वो आपको पेटेंट ड्राफ्टिंग के वक्त और उसको समझने में जो ना आसानी हो जाती है। तो ये USPTO की एक सर्टेन गाइडलाइंस है जिसके तहत जो है ये नंबर्स जो है वो असाइन किए जाते हैं इसको। डिज़ाइन पैटर्न है इसका, यूटिलिटी है, दोनों है? इस पर यूटिलिटी पेटेंट है, इसके जो फोल्डेबल जो फीचर है उस पर यूटिलिटी पेटेंट है। इसमें डिज़ाइन नहीं कराया? नहीं, इस पर डिज़ाइन नहीं है। हालांकि डिज़ाइन बनता है मेरे हिसाब से तो, या नहीं? ऐसे यूटिलिटी तो ले लिया, वो तो खैर इसने ले लिया। यूटिलिटी बेसिकली इसने लिया है फोल्डेबल फीचर पे। सिंपल पिज़्ज़ा पील पे कोई पेटेंट नहीं है, ना डिज़ाइन है। जनरल जो डिज़ाइन वो कोई भी बेच सकता है, उस पर कोई भी बेच सकता है। अगर आप फोल्डेबल फीचर ऐड करते हैं तो इसका चीज़ का चांस बहुत हाई है कि आप पे IP स्ट्राइक आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसमें बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप सेल तो करते हैं इसको और आपको कोई इशू भी नहीं आता। बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जो मार्केट में मैंने इसको देखा है कि पुराने सेल कर रहे हैं। तो उसकी एक वजह बेसिकली ये होती है कि जो जिसने पेटेंट लिया है वो इस वक्त शायद ऑनलाइन मार्केट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो आपको IP स्टैक तो सेंड नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन हम सब देखते हैं कि हमें ये पता चलता है यार पेटेंट तो रजिस्टर्ड है, लेकिन शायद वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है या वो इतना एक्टिव नहीं है, तो वो जो है आपको IP स्टैक सेंड नहीं करेगा। वो हो सकता है वो ऑफलाइन मार्केट में सेल कर रहा हो, उसकी मार्केट वही हो। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि लोग जो है पीसफुली सेल कर रहे होते हैं। सही। वो जब भी आएगा लेकिन आपको टेंशन रहेगी। वो जिस वक्त एक्टिव होगा तो फिर उस वक्त जो है आपको बिल्कुल आपके पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय उसके कि उससे फिर लाइसेंस की बात करें या उससे रॉयल्टी की बात करें। अच्छा फुरकान भाई, एक बात बताएं, हम पैटर्न को खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है, या हमारे पास एक फाइबर की सर्विसेज भी होती हैं, तो वो रिलायबल होती हैं या नहीं होती हैं? थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें अपनी। अच्छा, पेटेंट चेक ख़ुद भी कर सकते हैं। कोई भी काम जिसकी नॉलेज आपको हो वो आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपको जब बुखार होता है तो आप पेनाडोल ले लेते हैं, लेकिन ज़रूर जी वो काम भी कर देती है, काम निकल जाता है कभी बार। जी लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हर बुखार जो है वो पेनाडोल से दुरुस्त हो। फिर आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास जो है वो कंसल्ट करना पड़ता है।
इसी तरह पेटेंट चेक की भी यही मिसाल है। पेटेंट चेक क्या, आप किसी भी फील्ड में देखें, आप अगर किसी लॉयर के पास जाते हैं, किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो आप जाता ही उस वक्त हैं जब आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में नहीं है और मुझे ये जो है आउटसोर्स करना चाहिए। इसी तरह पेटेंट की भी मिसाल है। अगर आप पेटेंट चेक खुद आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप खुद चेक करें। अगर आप समझते हैं कि ये एक जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और मेरी इसमें इतनी डीप नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको आउटसोर्स करना चाहिए। इसकी वजह भी है, मुख्तलिफ वजूहत हैं इसकी एक रीज़न तो ये होता है कि एक आम शख्स जो पेटेंट चेक कर रहा होता है और एक जो कंसल्टेंट चेक कर रहा होता है, दोनों की अप्रोच में ना बड़ा फ़र्क होता है। नॉर्मली होता यूँ है कि किसी भी प्रोडक्ट का आपको पेटेंट चेक करना है, फॉर एग्जांपल अगर पेपर टेप है, तो आप तो क्या करेंगे कि आप जो फ्री डेटाबेस अवेलेबल हैं, गूगल पेटेंट्स हैं, वीपो है, उस पर जाते हैं, अपना कीवर्ड पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट अगर पेपर टेप है तो पेपर टेप आप पुट करेंगे। जब पेपर टेप पुट करके जब इंटर करेंगे ना, तो आपके सामने कोई 10,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब एक वीए या एक वो शख्स जो फाइवर में बहुत लो कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि जो भी 10,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स आएँ, अब टॉप पेजेस के रिजल्ट उठा लेता है, 5 पेजेस, टॉप 10 पेजेस। उन रिजल्ट्स पे क्लिक करता है, पेटेंट ओपन होता है, वो उस पेटेंट को पढ़ता है, पहले एक को पढ़ेगा, दूसरे को, तीसरे को, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो पढ़ेगा टॉप पेजेस के पेटेंट्स, और उसकी बेस पे जो है कोई डिसीजन दे के आपको पेटेंट रिपोर्ट दे देगा कि भाई इस प्रोडक्ट का पेटेंट मुझे मिला या नहीं मिला, जो भी है। ठीक है, एक नॉर्मल अप्रोच तो यही है जो एक आम शख्स या फाइवर पे जो लो कॉस्ट में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो नॉर्मली यही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये किसी हद तक वर्केबल है और यही वजह है कि फाइवर पे जो है लोगों के कई हज़ार रिव्यूज़ हैं। इसी जो है ना स्ट्रेटजी की बेस पे वो पेटेंट रिपोर्ट बनाते हैं और वो कामयाब भी हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी उस वक्त तक तो कामयाब है जब तक आपकी प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ तो ये स्ट्रेटजी चल जाती है, वो लोग जो है वो इस तरह चला भी रहे हैं। सही। लेकिन मसला उस वक्त आता है जब थोड़ी सी आपकी प्रोडक्ट में जो है ना टेक्निकलिटीज़ आ गई। जिस तरह अब जिन प्रोडक्ट्स पे काम होता है वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा काम है, तो उसमें देखें कोई ना कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है, कोई फोल्डेबल एस्पेक्ट होगा किसी प्रोडक्ट में, किसी में कोलैप्सिबल होगा, किसी में रोटेटेबल होगा। तो जहाँ कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट आता है ना, उस वक्त आप ये स्ट्रेटजी जो ना ये वर्केबल नहीं है। ये आप एक पार्शियल तो सर्च उसको कह सकते हैं, कंप्लीट सर्च नहीं होती। फिर वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है ना उसमें एडवांस स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि आप जितने भी रिजल्ट्स हैं ना उनको डिटेल में पढ़ सकें। क्योंकि इसमें आप कोई सा भी कीवर्ड किसी भी फ्री डेटाबेस पे जाके मेंशन करेंगे ना, तो आपके सामने हज़ारों, बाज़ औक़ात जो है लाखों रिजल्ट्स आते हैं। हर पेटेंट को पढ़ना, उसको समझना मतलब मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में आपको रिपोर्ट बना के देनी होती है। तो उसके लिए ना एडवांस स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि आपके पास पेटेंट के रिजल्ट्स इतने लिमिटेड हों जिसको आप पढ़ के, जिसकी बेस पे फिर आप डिसीजन ले सकें, ऑन टाइमली डिसीजन। तो एडवांस स्ट्रेटजीज़ में ना वो एक सिमेंटिक सर्च है, असाइनी एनालिसिस है, सिटेशन चेक है, आईपी ऑडिट है। ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ है ना, ये एक नॉर्मल शख्स जिसको नॉलेज नहीं है, या वो फाइवर पे जो लो कॉस्ट में जो सर्विस दे रहे हैं, उनके पास ना टाइम है ना इस चीज़ की नॉलेज होती है कि उसको दे के आपको सर्च करके रिपोर्ट प्रॉपर दे सकें। तो उसके लिए फिर आपको जो है एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, लाजमी है। फिर कंसल्टेंट एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करके आपको जो है पेटेंट रिपोर्ट देता है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ कि होता क्या है। बिल्कुल। अच्छा, पेपर टेप की मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये एक बहुत ही सिंपल कीवर्ड है, सिंपल प्रोडक्ट है पेपर टेप। अब पेपर टेप जब आप लिख के सर्च करेंगे ना गूगल पेटेंट्स पे ही, तो आपके सामने 10,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब 10,000 रिजल्ट्स को पढ़ना, समझना ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में मुमकिन नहीं है। तो वीए तो टॉप 5 पेजेस उठाएगा और आपको रिजल्ट बना के दे देगा। मैं इसकी बात काटूं, मुझे एक बात याद आई है। आप चैट जीटीपी यूज़ करें अगर उसको पढ़ने के लिए, ऐसा कोई टूल आ गए हैं भी, अगर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। जी। अगर ऐसा भी कोई टूल नहीं आया कि चैट जीटीपी पे डाल दे, वो बता देगा या नहीं है कि पीडीएफ रीड कर रहा है अब वो। जी बिल्कुल, इसमें लीगल टूल्स आ चुके हैं जो चैट जीपीटी से लिंक है, जिसकी बेस पे जो है ना वो डाटा आसान है, लेकिन वो सब पेड टूल्स हैं। और पेड टूल्स जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन तो इस वक्त यूज़ कर रही हैं, नॉर्मल फ्रीलांसर जो है वो इस वक्त यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन महंगा बहुत है जी। इस वक्त कॉस्टली हैं ये सारे सर्विसेज, अभी बहुत महंगे हैं। जी। ठीक है, आप बताएं कि 100 पैटर्न नहीं पढ़ या रीड नहीं कर सकता, यहाँ थे आप। हाँ, तो होता यूँ है कि वो ह्यूमनली चूँकि पॉसिबल नहीं होता इतने सारे इसको रिजल्ट्स को देखना, तो वो टॉप 5 पेजेस की बेस पे ही इसको रीड करेगा और उसकी बेस पे रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास जब ये चीज़ आएगी ना, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी रेलिवेंट रिजल्ट्स हैं ना, हम सिर्फ रेलिवेंट रिजल्ट्स पढ़ें,
हम पूरे 10,000 को हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो हम एडवांस स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जिसकी बेस पे रिजल्ट्स फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है ना एक सिमेंटिक सर्च आती है। अब सिमेंटिक सर्च की टेक्निक जो है ना ये टेक्निक है कि आप जो है उस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल या लीगल कीवर्ड्स पहले जो है ना निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। उस बेस पे जब आप सर्च करेंगे ना, क्योंकि जब पेटेंट ड्राफ्ट किए जाते हैं ना, तो या तो इंडस्ट्रियल टर्म यूज़ की जाएगी या लीगल टर्म्स यूज़ की जाएंगी, नॉर्मली मार्केटिंग टर्म्स यूज़ नहीं की जाती। तो पेपर जो टेप है ना, अगर आपको चाह रहे हैं कि यार मैं इसमें ऐसा कीवर्ड डालूं जिससे मेरे पास जो है वो शॉर्टर रिजल्ट्स आएँ, जिसको मेरे लिए पढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल भी हो, तो आप एडेसिव पेपर डालेंगे। एडेसिव पेपर जब डालेंगे तो आपकी चीज़ जो है ना फिल्टर होकर आपके सामने रिजल्ट्स कम आ जाएंगे। इसकी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ कि होता क्या है। डिस्पोजेबल कप है। अब डिस्पोजेबल कप का जब आप सर्च वॉल्यूम देखेंगे ना गूगल पेटेंट्स पे, तो 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले फिर हम इस यहाँ टूल यूज़ करते हैं सिमेंटिक सर्च का। सिमेंटिक सर्च के जरिए जो ना हम इसका कीवर्ड निकालते हैं, इसका एक्चुअल कीवर्ड क्या है जिसके ज़रिए ये पेटेंट जो है ना हमें मिल सके। तो इसकी स्लाइड है क्या? इसकी मैं आपको जो है ना स्लाइड भी दिखाता हूँ। अब देखें, डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ट्रेज, बजाय तो रिजल्ट दिखा रहा है जी। तो ये बजाय तो ट्रेज ये लिखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट है, लेकिन अगर आप ये कीवर्ड डालेंगे ना, सेलुलोज बेस्ड एसीटेट, फिल्म लाइन, मोल्डेड फाइबर आर्टिकल्स एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर आप ये सेंटेंस डालेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड 4 या 5 जो है ना आपके सामने जो है ना वो पेटेंट्स आएंगे, जिसको आपको पढ़ के डिसाइड करना होगा कि इस पर पेटेंट है या नहीं है। तो ये सिमेंटिक सर्च की जो टेक्निक्स है ना, ये आपको आनी चाहिए कि किस तरह से मैं लीगल कीवर्ड जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। इसी तरीके से ये एक मार्केटिंग टर्म है कॉर्नर क्लैम्प्स। ये बेसिकली जब भी कोई लकड़ी की टेबल वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए यूज़ होती है, इसको चिपकाने के लिए कॉर्नर क्लैम्प्स होते हैं। अच्छा, ये तो मार्केटिंग टर्म है, लेकिन इस कॉर्नर क्लैम्प्स डालेंगे आप गूगल पेटेंट्स पे तो इसके भी हज़ारों रिजल्ट्स हैं। सही है। तो सबसे पहले इस पर सिमेंटिक सर्च अप्लाई होती है। सिमेंटिक सर्च किस तरह से करनी है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हैं उसकी भी, जो नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती हैं। तो जब हम सबसे पहले सिमेंटिक सर्च अप्लाई करते हैं, सिमेंटिक सर्च अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने लीगल टर्म आ जाएगी। लीगल टर्म इसकी या काइंड ऑफ राइट एंगल मोल्डिंग क्लैंपिंग अपैरेटस, ये डालेंगे तो हमारे सामने गिनती के 2-4 रिजल्ट्स होंगे या शायद 10-12 रिजल्ट्स हों, जिसकी बेस पे हमें पढ़ना भी आसान है और उसकी बेस पे हम फैसला भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पे पेटेंट है नहीं है। इसी तरीके से एक मुश्किल अल्फाज जो आप बता रही हैं लिखे हुए जी, या फ्लैक्सिंग सपोर्टिंग मैकेनिज्म, ये क्या लिखा हुआ था इसमें? दिखाएं, मैं पढ़ की कोशिश करूँ क्या लिखा होता है। ये था अ काइंड ऑफ द राइट एंगल मोल्डिंग क्लेमिंग। तो ये अल्फाज हमें मिलेंगे कहाँ से, मतलब ये हम कहाँ से ढूंढेंगे? अच्छा, ये बेसिकली लीगल अल्फाज हैं। लीगल या इंडस्ट्रियल टर्म में ना यही अल्फाज यूज़ होते हैं। मुझे 3 की फिल्म याद आ गया था। एक बोलता है कि यार हम आसान भाषा में बताते हैं अप एंड डाउन, फिर वही बोलता है नहीं असली डेफिनेशन बताओ। वही वाला 3 इडियट वाला डायलॉग डाले जाएगा यहाँ पे। याद है फिल्म में वो आमिर खान आसान तरीके से बता देता है कि यार कोई भी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं आसानी के लिए, अप एंड डाउन के लिए, वो आ गया। और फिर बोलता है नहीं मुझे डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन। जी। तो ये वही वाला सीन यहाँ लगेगा। ये हाँ, कुछ इससे मिलता जुलता ही सीन है, क्योंकि वो जो भी USPTO की जो गाइडलाइंस है ना, उसमें इस तरह से मेंशन है कि आपने पेटेंट की ड्राफ्टिंग करनी इस तरह से। बहुत असल में जब आप बहुत आसान वर्डिंग यूज़ करते हैं ना, तो उसका जो है ना स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है पेटेंट्स का। तो कोशिश की जाती है कि पेटेंट्स जब भी आप ड्राफ्ट करें तो उसमें जो है ना वो मुश्किल अल्फाज डालें, ताकि उसका स्कोप बहुत वाइड हो जाए। तो इसलिए जो है ना ये मुश्किल अल्फाज या लीगल अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि स्कोप वाइड करने के लिए, ताकि कॉम्पिटिटर कोई सी भी प्रोडक्ट बनाए ना तो आप उसको क्लेम सेंड कर सकें कि आपने मेरी प्रोडक्ट के साथ जो है ना वो IP रूल जो है ना वायलेट किया है। इसलिए जो है ना मुश्किल अल्फाज यूज़ किए जाते हैं ताकि थोड़ा स्कोप ज़रा इसका वाइड हो जाए। इसी तरीके से एक फोल्डिंग ब्रैकेट्स आते हैं ख़ास किस्म के। ये फोल्डिंग ब्रैकेट जो है वो बेसिकली जो है वो मैंने अच्छा ठीक है। तो फोल्डिंग ब्रैकेट्स जो है ना वो आप जब दीवार पे इसको लगाते हैं, उसके ऊपर जो है एक वुडन जो है एक जो है इसको क्या कहते हैं, वुडन टुकड़ा। मैं पहले आप याद करें, मैं आपको अपनी जब तक स्टोरी बता देता हूँ। हाँ, हमने इसका पैटर्न चेक करा लिया। हाँ, कुछ भी नहीं मिला पैटर्न में, लॉन्च करने के लिए निकल पड़े। पता नहीं किसने पैटर्न चेक किया, क्या किया। हम जब चाइना पहुँचे ना, जब ऑर्डर प्लेस करने लगे ना, तो कोई इसका ऑर्डर ले नहीं रहा ना। तो बाद में जब हमने उसको एनालाइज किया तो चाइना में इसके एक बंदे का इसका पैटर्न था। तो कह रहा नहीं ठीक है, हम आपको, मतलब वो दे रहा था हमारे को 45+% के मार्जिन पे दे रहा था बना के। मसला नहीं था, मसला ये था कि आप उसके लिए पूरी लाइन क्लियर कर दें, आप USA तक ले जाएं, वो देख लेगा हाँ बिक रही है। क्योंकि आप किसी और सेलर को तो, यानी आप किसी और से तो बनवा नहीं सकते ना, उसी से बनवाना पड़ेगा। तब हुआ था मेरे साथ, एक इन्वेस्टर रेडी हो गया, अकाउंट बन गया, सारी चीज़ें। बाद में पता चला कि इसका
इसका यूएस में पैटर्न नहीं था उसका पता, आई एम नॉट श्योर कि इसका भी यूएस में बता रहे हैं नहीं बता रहे, लेकिन उसका चाइना में पैटर्न निकला। हाँ चाइना में इस वक्त तो चाइना में ही इसी में चाइना में ही है इस वक्त चाइना, और इस तो वक्त तो चाइना में। ये बाद में मैंने प्रोडक्ट चेक नहीं कहाँ किया। से गई फिर आपके पास ये प्रोडक्ट कहाँ से गई? याद है हमजा के साथ कर रहा था ये प्रोडक्ट। हाँ तो पेटेंट चेक मेरे पास नहीं होगा, ये तो मेरे पास कहीं और hi.com थे मेरे साथ इस पे। अच्छा हाँ तभी ये प्रोडक्ट निकल गया हाथ से आपके। अरे यार मैं क्या करूँ, ये हम लोग, मैं थे, अब्दुल हई था और हम लोगों ने था और हमजा था उसके साथ, हम लोगों ने इसको लॉन्च वॉन्च कर रहे थे, सारा काम हो गया था, तो ये पैटर्न निकल के आ गई थी। लेकिन लकीली पता कैसे चला, हमने जब हम इसको उस पर मार रहे थे ना अली बाबा के ऊपर, अब सोर्सिंग करनी है हमें, अब बंदे नहीं मिल नहीं रहे यार। यार ये प्रॉब्लम, मतलब कभी आप डालें तो जैसे एक जॉब डालते हैं तो 100-200 लोग आराम से आपको मिल जाते हैं, या हम मैं भी ये काम करता हूँ या कोई सर्विसेज चाहिए तो आपको 100-200 लोग, बंदे नहीं मिल रहा। मैंने कहा ये एक ही बंदा कैसे हो सकता है? वहाँ से पकड़ में आ गया था कि साथ मसला है कोई ना कोई। अगर किसी ने लगाया हुआ भी था तो वो बोल रहा था कि हमें वहाँ से परमिशन या राइट्स लेने पड़ेंगे, या हमें वो सारी चीज़ें सारी वहाँ से लेना पड़ेगा कि परमिशन के बगैर हम नहीं दे सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बेसिकली फोल्डिंग ब्रैकेट्स हैं। फोल्डिंग ब्रैकेट्स का भी ऐसा ही है कि ये सिंपल मार्केटिंग टर्म है, लेकिन जब इसकी लीगल टर्म हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका नाम है फिक्सिंग सपोर्टिंग मैकेनिज्म। ये बेसिकली एक फोल्डिंग ब्रैकेट्स होते हैं जिस पर एक वुडन जो है एक बेस रखी जाती है और इसको एज अ टेबल यूज़ किया जाता है। जिस वक्त आप यूज़ कर लें उस वक्त फोल्ड कर लें, जब करना चाहें तो उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो है चाइना में पेटेंट है, एक्टिव पेटेंट है। अच्छा आपने चाइना का निकाला है? जी चाइना का इसमें पेटेंट है, CN नंबर और दिया हुआ है मैंने, इसको आप देख भी सकते हैं। तो अगर आपने, अच्छा यूएस में नहीं है लेकिन इसका पैटर्न? हाँ जिस वक्त हमने चेक किया था उस वक्त यूएस में नहीं था, बाद में हो सकता है कि हाँ, नहीं इसका चाइना में पैटर्न है, इन्होंने साइन कर दिया हो। तो अगर आपने चाइना से सोर्सिंग करनी है तो आपको राइट्स ओनर से परमिशन लेके फिर ही करनी होगी, इसके अलावा फिर आप नहीं ना कर करे सकते। तो बेहतर है, बाद में पीछे से खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आप इसको कॉम्पीट नहीं कर सकते ना। ऐसा ही मुमकिन है, अगर चाइना से अगर आप किसी से पेटेंटेड कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो है वो प्राइस की कोई गारंटी नहीं है, चाहे तो वो आपको प्राइस बढ़ा वो दे। क्या करता है होशियारी, वो 50% मार्जिन भी दे देगा। जी वो देगा आपको मार्जिन के, अगर लेके जा तो, ताकि उसकी पूरी लाइन क्लियर कर दे। वो बाद में गूगल पे सर्च मारेगा कि प्रोडक्ट तो उसी की है, बोलेगा अच्छा ये पहुंच चुका है, सारी चीज़ें सही हैं, 1000 सेल्स आ रही है, फिर आपको वहाँ के लात मारेगा, बोलेगा बाहर निकल, रास्ता क्लियर कर दिया तूने मेरा। हाँ ठीक है, वो आपको हो सकता है नेक्स्ट इन्वेंट्री ना दे और खुद पे सेलिंग पे लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, यही वजह है कि अमेजोन मार्केट प्लेस में वो चाइनीज़ यानी यूएस में जो है वो चाइनीज़ डोमिनेंट भी इसीलिए हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, सेलिंग भी खुद करते हैं। और हालांकि हम इस तरह की चीज़ों का कभी ध्यान नहीं देते, हम तो कहते हैं क्या है, मतलब मार्केट में या प्रोडक्ट में, या मतलब यार क्या है यार 15-20 रुपए का था या 100, अब तो 200 तक का मिलता होगा, और घरों पे लगे होते हैं, हम आइडिया भी नहीं होता कि यार इतनी सी चीज़ ये सारी इतनी कीमती होगी कि पैटर्न कराया यार इस बंदे ने, मैं तो खुद सोचता था ऐसे ही है। अच्छा फुरकान भाई एक बात बताएं, ये इसी से आ रहा है, हमारे पास बहुत सारे पेचकस, नट, ये स्क्रू, अगर हम इसका पैटर्न करा दें तो हो जाएगा ये पैटर्न या नहीं होगा? उसमें पैटर्न होने के लिए बेसिक रूल तो ये है कि प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन टू पब्लिक नहीं होनी चाहिए, यानी पहले से जो है ना वो मार्केट में सेल ना हो रही हो, प्रोडक्ट आपके पास यूनिक होनी चाहिए, तो ही इस पर पेटेंट अप्लाई हो सकता है। ऐसी प्रोडक्ट जो पहले से मार्केट में सेल हो रही हैं उसको लेकर आप अपना पेटेंट जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के सिंपल प्रोडक्ट्स पे तो पेटेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा लकीली कोई अगर ढूंढना चाहे, अगर कोई ट्राई मारना चाहे, ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप जब पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो आपको फीस एक देनी होती है, वो फीस नॉन रिफंडेबल होती है, तो टेस्ट एंड ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक आपने मुझे जुगाड़ बताई थी, आपको याद है, मेरे डिज़ाइंस के ऊपर जिसको हम पैटर्न कराने जा रहे थे, उसका एक हमने रास्ता निकाला था, वो मैं आखिरी में डिस्कस करूँगा, वो हम जाके, ताकि हमारे व्यूवर्स को वो आइडिया आ जाए कि आपके पास पैटर्न कराने के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। उससे पहले मैं आपको एक सवाल करता हूँ ताकि जो देखने वाले हैं उनके समझ में आए। मैं चाहता हूँ आप एक डिफरेंशिएट बताएं, कॉपीराइट में और पैटर्न में क्या फ़र्क है? पैटर्न्स और कॉपीराइट में अच्छा, मैं तीनों का बता देता हूँ, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। ठीक है। और इन सब को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कहते हैं, राइट जी? इन तीनों का नाम ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसमें से निकलता है आपका कॉपीराइट निकलेगा, ट्रेडमार्क निकलेगा और पैटर्न निकलेगा, और इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जी ठीक है, अब इन तीनों का डिफरेंशिएट भी बता देंगे क्या होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी वो होती है जो हम फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं, जाते हैं लैंड कहीं भी हम ज़मीन लेते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक वर्चुअल प्रॉपर्टी आपकी होती है जिससे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं।
बेसिकली ये भी एक प्रॉपर्टी की एक किस्म है जिसमें आपका जो है ब्रांड नेम, आपकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस, आपकी पैकेजिंग, आपका कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके नाम पे रजिस्टर हो जाती हैं। ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डोमेन में तीनों टॉपिक्स आते हैं जिसमें पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं। ठीक अब है। पेटेंट्स जो है ना बेसिकली वो है आपकी प्रोडक्ट के अपीयरेंस पे। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक डिज़ाइन पेटेंट है, एक जो एक है यूटिलिटी यूटिलिटी पेटेंट पेटेंट है। है। ठीक अगर है। प्रोडक्ट के फिजिकल अपीयरेंस को आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो उस पर डिज़ाइन पेटेंट होता है। अगर प्रोडक्ट की फंक्शंस को आप पेटेंट कराना चाह रहे हैं, फंक्शंस को या फीचर्स को, तो उस पर यूटिलिटी पेटेंट रजिस्टर्ड होता है। तो पेटेंट्स में ये दो टाइप्स हैं। और इसी तरीके से जब हम ट्रेडमार्क्स पे आते हैं तो ट्रेडमार्क्स बेसिकली आपका ब्रांड नेम है। ठीक है। तो ब्रांड नेम है या आपका कोई स्लोगन है या आपकी कंपनी का कोई लोगो है जिसको आप ओके। रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क के डोमेन में जाके रजिस्टर्ड होते हैं। अब पर्पस तो दोनों का ही सेम है, चाहे वो प्रोडक्ट के अपीयरेंस हो चाहे वो ब्रांड नेम हो, लेकिन इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट डोमेन वाइज किया गया है ताकि जितने भी इसके सब्जेक्ट्स हैं ना, यानी अपीयरेंस जो है वो पेटेंट्स में चला जाए, अगर आपके लोगो और स्लोगन वगैरह हैं वो ट्रेडमार्क में चला जाए। इसी तरीके से कॉपीराइट्स की तरफ आते हैं तो कॉपीराइट्स में आपका ऑनलाइन कंटेंट हो गया। अगर आप एक सेलर हैं तो सेलर के लिए आपको लिस्टिंग कंटेंट है, आपकी जो है प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। इसी तरीके से ठीक अगर है। कोई बुक आप सेल करते हैं, पब्लिश करते हैं, कोई सॉन्ग है, कोई नात आप पढ़ते हैं, तो ये जो है वो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कॉपीराइट्स एक्ट के तहत होती है। तो इसमें सब में सही। सबके स्कोप्स, सबके चार्जेस, सबके जो टाइम ड्यूरेशंस हैं ड्यूरेशन। वो थोड़े थोड़े से इसमें डिफरेंस है, लेकिन मेन पर्पस सेम है। मेन पर्पस ये है कि आपको एक बेसिकली एक लाइसेंस, एक अथॉरिटी मिल जाती है गवर्नमेंट से जो आपको राइट्स देती है कि आप किसी भी नए कॉम्पिटिटर को, नए सेलर को अपनी मार्केट में ना आने दें। मार्केट में आने से और अपनी चीज़ कॉपी करने से उसको रोक सकें। ये एक लीगल राइट्स देता है, एक लिमिटेड मोनोपोली है, एक राइट्स हैं जिसके बेस पे आपको अथॉरिटी। इवन ये काम वो भी कर सकता है, एक अंडे वाला बर्गर भी कोई बेच रहा है, अगर इस तरह का उसका नाम है तो अगर वो प्रॉपर नाम रख के आ जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका नाम को कोई कॉपी कर सके एटलीस्ट। हाँ, वो उसके बर्गर को तो कॉपी कर सकता है लेकिन उसका नाम को कॉपी नहीं कर सकता। तो वो जो उसका नाम है वो हमारे मेरे ख्याल से उसमें ट्रेडमार्क में आ जाएगा उसके, राइट? जी, ब्रांड नेम जब भी हम कोई सा भी रजिस्टर करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि ये नाम पहले से रजिस्टर्ड ना हो। अगर नाम पहले सही। से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको उसकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे लिए पॉसिबल होती है। सही। तो कोई सा भी आप नाम है वो रख सकते हैं, वैसे हमें ये देखना होता है कि पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए अच्छा, वो। मैं थोड़ा सा ना अभी पैटर्न वाली साइड पे जाऊंगा, ठीक ठीक है। है ना? फिर हम यूटिलिटी वाली जो साइड है आपकी सेकंड, हम उसको कवर करेंगे। पैटर्न में अगर मैं जाता हूँ ना, तो पैटर्न में अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्या टाइम ड्यूरेशन क्या होती है? हमने कोई भी पैटर्न कराते हैं, हम कोई भी डिज़ाइन पैटर्न करा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट पैटर्न करा रहे हैं हम, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है नॉर्मली? पेटेंट्स की जो है ना वो कंट्री वाइज और रीजन वाइज जो है ना वो अलग ड्यूरेशन जो अलग है ना है। इसकी डिफ़ाइन हुई हुई है। इन जनरल हम बात करें तो 10 से 15 साल जो है ना वो डिज़ाइन पेटेंट्स की ड्यूरेशन होती है, और 25 साल जो है ना यूटिलिटी पेटेंट की ड्यूरेशन होती है। चाइना की बात करें तो चाइना में यूटिलिटी पेटेंट 10 साल का है। ठीक है। यूएस की बात करें तो यूएस में यूटिलिटी पेटेंट जो है उसकी ड्यूरेशन 25 साल है। तो ऑन एवरेज आप कह लें 10 से 25 साल तक के जो है ना आपके पास ये राइट्स होते हैं। और ये राइट्स जो है ना इसमें बाज़ सूरतों में जो है बाज़ कंट्रीज़ में इस तरह से है कि हर 5 साल बाद जो है ना आपको रिन्यू कराना होता है, रिन्यू की फ़ीस देनी होती है। और बाज़ कंट्रीज़ में इस तरह से है कि आप वन टाइम फ़ीस दे के और वो 10 साल या 20 साल के लिए जो है ना अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सही। पेटेंट्स में तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ट्रेडमार्क्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क्स तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, वो तो एक बार जब रजिस्टर्ड हो गए तो वो आप ही की प्रॉपर्टी है, उसकी ना रिन्यू की ज़रूरत है ना उसके जो है कोई ड्यूरेशन होता है, वो तो आपके जो है वो लाइफ टाइम आपको मिल जाते हैं, आपकी कंपनी अच्छा, के नाम पे एक असाइन हो सवाल जाते हैं। ये कि हम पैटर्न अगर हम खुद चेक करना चाहें किसी भी प्रोडक्ट की, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं बिफोर हम उसको अप्लाई करने से बेहतर हम ये ना करें कि हम उसको पहले चेक कर लें खुद ही? कोई ऐसा कोई तरीक़ेकार आप मुझे बताएं। जी, इसमें प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान भी जो है ना आप इसको इस तरह से हम्म। देख सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपने लिस्टिंग कंटेंट, जो भी कॉम्पिटिटर्स का जो लिंक है उसको ओपन करें और कंटेंट में सर्च करें कि वर्ड पेटेंट कहीं मेंशन है या नहीं है। इसको अगर मैं आप एग्जांपल जी दे जी। सकूं एक लिस्टिंग की, तो ये एक लिस्टिंग है, एक बेसिकली एक ख़ास किस्म का एक चॉपर है। हम्म। उसमें अगर हम देखें ना तो आप कॉम्पिटिटर की लिस्ट ओपन करें, Ctrl+F जो है प्रेस करें, आपके सामने एक टास्क बार ओपन हो जाएगा। उसमें आप गूगल वर्ड, क्रोम पे होता है ऐसा नॉर्मली, हाँ, जी गूगल कंट्रोल एफ। क्रोम पे होता है, उस पर Ctrl+F करके और उस पर वर्ड आप लिख दें पेटेंट। तो जब पेटेंट आप लिखेंगे तो उस कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में कहीं भी वर्ड पेटेंट यूज़ हुआ होगा ना वो आपको हाईलाइट करके बता देगा। जिस तरह आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इसमें जो है एक वर्ड जो है पेटेंट जो है वो क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है और ये लिस्टिंग कंटेंट में। अब ये हमें बताता है, इससे हमें पता यही चलता है कि इस प्रोडक्ट पे पेटेंट है। अब डिज़ाइन पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट है, ये आपको थोड़ा सर्च इस पर करना होगा कि इसने किस चीज़ पे पेटेंट लिया है।
तो उसके ठीक सर्च है। करने के भी तरीके हो सकते हैं कि आप पहले ये देख लें सेलर कौन इसकी ये है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आई थिंक मुझे तो ये थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको, ये मेरे ख्याल है डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप कह रहे हैं बुलेट पॉइंट में है, अच्छा, ये दिखाएं ज़रा। बेसिकली जो हेडिंग के बाद जो हम प्रोडक्ट को डिफाइन हाँ करते हाँ हैं, हाँ, ये डॉट लगा हुआ है, बुलेट बुलेट पॉइंट्स है। को, तो इसने ये यहाँ लिख दिया है पैटर्न प्रोटेक्शन, जी आई थिंक यही लिखा है। जी पेटेंट प्रोटेक्शन हाँ, ये से जो लिख है दिया ना है। लीड इन्होंने मेंशन किया है। अच्छा, सही है। अब इसमें जो है ना वो ये वो जो ये प्रोडक्ट तो मुझे वो लग रही है, नहीं आते थे कि घर बैठे आप प्रोडक्ट हासिल करें, अभी फ़ोन करें और हासिल करें, वो वाली प्रोडक्ट लग रही है मुझे। जी याद है वो आपको जो टेलीफोन वाले जो होते जी जी थे? टेलीफिल्म वाले या एस सीन ऑन टीवी, ये ये जो वही प्रोडक्ट लग रही है एड्स मुझे। चलाते हैं ना, इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है बिल्कुल ट्रेंडी जो प्रोडक्ट्स है ना, उसकी हाँ एड जो है वो उन उन चैनल्स पे जो है ज़्यादा चलाई हाँ, ये जाती उन्हीं की है। प्रोडक्ट लग रही है मुझे, लेकिन इन्होंने ये भी पेटेंट करा के कर रहे हैं। जी ये या अभी ख़ास तौर हम पर ये आपको आप दे रहे देखेंगे हैं, ना तो इसमें आपको पेटेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वजह ये वो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं। मुझे वो याद आ गया, अभी हम आपको दे रहे हैं अच्छा 1100 रुपये में। मार्केट से लेंगे तो ये 3000 की प्रोडक्ट है, लेकिन अभी कॉल कीजिए और हासिल करिए ये प्रोडक्ट 1100 रुपये में। जी 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 जी। एक ये तो आगे डिटेल में, खैर एक ये मजाक की बात थी। जी तो ये बुलेट पॉइंट्स है इसमें इस तरह से। ठीक अच्छा, है, इसमें मैं इसमें आप आप इसके हाँ बुलेट पॉइंट में आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका बताएं अच्छा, क्या? इसमें दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप इसके इमेजेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली ख़ास किस्म के जो हैं व्हील्स हैं जो हम्म चेयर्स के नीचे लगाए जाते हैं। अब इसमें देखें तो प्रोडक्ट की जो फिज़िकल जो प्रोडक्ट है, इस पे भी इन्होंने पेटेंट वर्ड मेंशन किया है, मेंशन पेटेंट कर नंबर दिया। भी मेंशन किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि व्हील चेयर की मुझे लग रही है, आई थिंक ये व्हील जी ये चेयर। ख़ास किस्म के एक व्हील्स हैं। कहने को तो ये सिंपल, बड़े देखने में सिंपल लगते हैं, हाँ। लेकिन इसके जब आप पैटर्न को पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि इन्होंने इस व्हील में ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जो अंधेरे में जो है ना वो ग्लो करता है। तो ओहो, अच्छा। बस वो एक ख़ास किस्म का, जिस तरह रेडियम हम नॉर्मली जो हम्म, घड़ियों में यूज़ होता है ताकि आप रात को जब घड़ी देखना चाहें तो वो ग्लो करे, ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा हो सके। अंदाज़ा हो इस सके। तरह इन्होंने ख़ास किस्म का मटेरियल यूज़ किया है जो ग्लो करता है अंधेरे में। तो इसका इनका पॉइंट यूएसपी इसमें यह है कि हमने ये इसलिए किया है कि अगर कहीं अंधेरा हो और कुर्सी पड़ी हो और तो आप उस रूम में इंटर हो जाएं तेज़ी से और गलती से कुर्सी से टकरा जाएं तो आपको की जो इंजरी हो सकती है, लाइट ना जल रही हो या स्विच बोर्ड कहीं दूर हो तो। हाँ हाँ, तो इन्होंने जो ना इसमें ग्लो का एक ऑप्शन यूज़ किया है कि अगर ये ग्लो वाले टायर्स होते हैं तो आप किसी भी अंधेरे रूम में भी इंटर होंगे तो आपको जो है वो वो टायर दिख चमकते हुए जाएगा। नज़र आ जाएंगे, तो आप जो है इंजरी से जो है ना सेव हो सकते हैं। तो ये एक मटेरियल इन्होंने ऐड करके इसको जो है ना फीचर करवाया है। तो पेटेंट एक तो इस पर यहाँ मेंशन भी है इनकी प्रोडक्ट पे भी, साथ साथ आप इनके देखें तो पैकेजिंग पे भी जो है इन्होंने एक लोगो मेंशन कर दिया है हम्म पेटेंटेड का। हम्म हम्म तो हम्म, इसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर ये इमेज पे ना हो तो अगर इस प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर का सैंपल आप ऑर्डर करते हैं तो उस वक्त जब पैकेजिंग आपके सामने आएगी तो उस पर अगर वर्ड पेटेंटेड मेंशन हो या पेटेंट पेंडिंग ठीक है। मेंशन हो तो उससे आपका आइडिया हो जाएगा ये पेटेंट है या नहीं है। तो फर्दर इस पर हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस हद तक हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये फिर आप कंसल्टेंट से मशवरा करके और आगे जो है इसको फिर बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ठीक हो इसमें गया। एक ऑप्शन ये भी होता है कि स्टोर फ्रंट पे भी जो है ना बाज़ लोग जो है ना इस तरह के प्रीकॉशंस या कॉशंस जो है ना वो मेंशन कर देते हैं कि हम वैसे तो कोई प्रोडक्ट इस तरह इसमें कहाँ मेंशन किया है फुरकान भाई, अच्छा, दिखाएं। इसमें ना इन्होंने बेसिकली एक जो है प्रीकॉशन एक मेंशन कर दिया है कि हम किसी भी किस्म की जो है ना ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे अपने स्टोर पे जिससे किसी के आईपी राइट जो है ना वायलेट होते हों। तो अगर आप समझते हो कि हमने आपके किसी आईपी राइट को वायलेट किया है तो बजाय अमेज़ॉन को कंप्लेन करने के आप डायरेक्ट कंप्लेन हमें करें, हम फ़ौरन इसको जो है ना रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे। जी, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ भी मेंशन करते हैं और इसमें आप जो है अपने वैसे पेटेंट का भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास इसका पेटेंट मौजूद है, तो आप हमारी प्रोडक्ट को सेल करने से, कॉपी करने से जो है ना वो ग्रेस करें। दूर रहे। हाँ जी जी बिल्कुल, हम दूर रखने का जो है ना एक इसमें क्वेश्चन यहाँ भी डाल सकते हैं। अच्छा फुरकान भाई, एक अल्फाज यूज़ होता है इनफ्रिगमेंट, अगर आप पैटर्न में अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, इन्फ्रिंजमेंट बेसिकली हम कहते हैं वायोलेशन को। ठीक है। जब भी आप किसी के आईपी राइट्स यानी कि आप डिज़ाइंस को, उसके कॉपीराइट को या उसके ट्रेडमार्क को कॉपी करते हैं तो बेसिकली आप उसके आईपी राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं, तो ठीक उससे है। हम कहते हैं आईपी इन्फ्रिंजमेंट। और ये बेसिक वजह बनती है ऑनलाइन सेलर्स की अकाउंट या लिस्टिंग सस्पेंशन की भी एक वजह बनती है। सही। अब होता यूँ है कि सस्पेंशन से क्या मुराद है, होता यूँ है कि फ़िज़िकली जब आपकी किसी मॉल में शॉप्स होती हैं, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं फ़िज़िकल जगह पे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हम्म या कोई भी रीज़न असाइन करके आपकी जगह को सील कर सकती है, अगर या तो जगह वो गैर कानूनी हम्म, हो या वहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो। तो जिस वक्त आपका काम बंद होता है तो रातों रात बंद हो जाता है। इसी सही। तरीके से ऑनलाइन फील्ड में भी इसी तरह होता है कि ऑनलाइन फील्ड में भी आपकी बेसिकली एक शॉप होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं और उस पे कोई ऐसा लीगल इशू आ जाए,
ख़ासतौर पे आईपी क्लेम्स का, जिसमें आपने उसकी या तो ब्रांड नेम को कॉपी किया हो, या तो आपने उसकी इमेजेस को कॉपी किया हो, या आपने उसकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट को कॉपी किया हो। सही। तो वो आपको जो है एक वायोलेशन का लेटर भेजता है वाया अमेज़ॉन, और उससे हम कहते हैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। वो एक लेटर आपको रिसीव होता है, और उस लेटर के रिसीव होने के बाद अमेज़ॉन जो है आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है। उस लेटर की जो है ना, अगर हम देखें ना, तो उसमें कुछ वर्डिंग्स इसकी इस तरह से होती हैं कि वी रिमूव्ड सम ऑफ योर लिस्टिंग्स बिकॉज वी ये रिसीव्ड अ लिखा, रिपोर्ट हाँ। फ्रॉम राइट्स ऑनर एलिजिंग दैट दे इन्फ्रिंज ऑन द राइट ऑनर्स पेटेंट। और ठीक इसके है। बाद जो है ना फर्दर इसमें डिटेल्स मेंशन होती हैं कि इसका जो है पेटेंट ऑनर कौन है, किसने आप पे जो है ना आईपी क्लेम किसने हमें सेंड किया है, कंप्लेन किसने की है, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पेटेंट नंबर, सब चीज़ें मेंशन होती हैं। ट्रेडमार्क नंबर तो सही। ट्रेडमार्क नंबर मेंशन होता है। ठीक है, अब इसमें जब आपकी लिस्टिंग रिमूव हुई ना, तो आपके पास फौरी तौर पे तो आपकी समझिए शॉप बंद हो गई। अब ना आपको इसमें कोई ट्रायल है ना कोई जूरी है। अब अमेज़ॉन जो है ना आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख देता है कि आप इस प्रॉब्लम को ना किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन वो रखता है ना, वो ये रखता है कि आप जो है ना लेटर ऑफ अथॉराइजेशन मुझे दें पेटेंट ऑनर से लेकर के। यानी कि आप ये बात बोलना चाह रहे हैं कि 4 तरीके होते हैं हमारे पास, जो मेरी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, 4 वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम। यानी कि हम उनको 4 तरीके से, या हाँ, 4 हमारे पास वे हैं इसको रिजॉल्व करने के। 4 वेज़ हैं, लेकिन अमेज़ॉन जो है ना आपको ये इस वक्त 4 ही जो तरीके देता है। अमेज़ॉन इस वक्त 3 तरीके दे रहा है। थर्ड वाला जो है ना इस वक्त अमेज़ॉन आपको दे नहीं रहा। ये तो एक ऑप्शन है आपके पास जिससे आप जिसकी बेस कोड पे जो है ऑर्डर ना, ये थर्ड वाला जो है सेंडिंग अर्लियर देन द इस राइट वक्त जो है ऑनर ना ये पैटर्न। ऑप्शंस भी नहीं दे रहा। इस वक्त सिर्फ 3 आपको जो है ना ऑप्शंस वो दे रहा है। सही है। ठीक है, तो हम 3 ऑप्शंस की बात करते हैं, चौथे को अभी हम जो है वो आगे ले जाएंगे। वो एक स्ट्रेटजी है हमारी कि हम अच्छा, इसको अभी किस तरह। ये तो हमारे पास अमेज़ॉन हो गया, लेकिन अगर अमेज़ॉन आउट ऑफ द अमेज़ॉन अगर हम बात करते हैं, तो तब भी यही तरीके यूज़ होते हैं। अव्वल तो फिर वो फिजिकली और आ जाएगा जी, फिज़िकली जब आ ऑन, जाए तो वो डिफरेंट है उसका। उसका तो सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसमें तो आपके पास ये सही है। चांस नहीं होता। उसमें तो आपके पास बेसिकली उसमें भी नोटिस ही आता है जिसमें आपसे जो है वो ये चीज़ें डिमांड की जा डिमांड सकती की हैं। जाती है। जी, लेकिन उसके बहरहाल आईपी राइट इन्फोर्स करना जो है ना वो फिज़िकली मार्केट में निस्बतन मुश्किल है, और ऑनलाइन मार्केट में बहुत आसान है। यही सही। वजह है कि ऑनलाइन मार्केट में इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही वजह है कि आईपी कंसल्टेंट की डिमांड जो है ना ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में काफ़ी ज़्यादा सही है। है निस्बतन ऑफलाइन मार्केट प्लेसेस के। ठीक तो है। इसमें जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हमसे जो है ना वो मांगा जाता है। हम्म। अब ये होता यूँ है कि जिस शख्स के पास भी कोई राइट्स मौजूद हैं, हम्म। ब्रांड नेम है या जो है पेटेंट है किसी भी प्रोडक्ट का, और आपने जो है उसको वायोलेट किया है, तो अमेज़ॉन आपसे ये कहता है कि आप उससे कांटेक्ट करें और उससे जो है ना वो एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लिखवाएं, जिसमें वो आपको या तो ये मेंशन करे कि भाई मैं एक सर्टेन ड्यूरेशन में एक सर्टेन फ़ीस लेके इनको अलाउ कर रहा हूँ, ठीक और है। उस बेस पे जो है लिस्टिंग इनकी रजिस्ट्रेट कर दी जाए। तो अगर चाहे कि वो किसी लाइसेंस पे या हाँ, किसी फ़ीस पे आपसे एग्री कर जाता है, तो आपको वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लिख के जो है ना लिख वो के दे दे देगा। देगा। और अगर वो एग्री नहीं करता तो वो मेंशन नहीं करके देगा आपको। तो फिर आपको एक स्टेप ये छोड़ के फिर आपको सेकंड जो है स्टेप पे जाना होगा। सेकंड आपको अमेज़ॉन ये कहता है कि आप या तो मुझे जो है ना एक प्रॉपर इनवॉइस सेंड करें आई एक्चुअल थिंक ऑनर ये की। होलसेल वालों के लिए आप बता रहे हैं, राइट? जी, ये ये होलसेल ज़्यादातर वालों के लिए। होलसेल वालों के लिए यूज़ होता है ये ऑप्शन, जी, क्योंकि जी। वो उनके पास आप पहले से लेटर हेड पे इनवॉइस होती है उनके पास। जी, जी, आप पहले से कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हम्म। पहले से मार्केट में सेल हो रही है, आप सिर्फ इसको ले रहे हैं और रीसेल कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल का आपका कोई ब्रांड नहीं है। उसमें जो है ना अमेज़ॉन आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है वो एक्चुअल जो है ना मुझे इनवॉइस लेके दें ब्रांड्स ओनर की, जिससे ये वेरीफाई हो सके कि आपने जो है वो एक्चुअल ब्रांड ओनर से ही लिया है, सही प्रोडक्ट है, आईपी राइट्स वायलेट इसमें नहीं हो रहा है। ये तो ये प्रूफ ऑफ बर्डन जो है ना ये आपको आपके ऊपर जो है ना होता है, ये आपको देना होता है। ठीक इसी है। तरीके से थर्ड ऑप्शन जो है ना अमेज़ॉन आपसे ये कह देता है, बात सूरतों में इस तरह से होता है कि आप आपका कोई ऑलरेडी केस चल रहा है ऑफ द अमेज़ॉन, कोर्ट में आपने केस किया हुआ है या किसी ने आप पे केस किया हुआ है कि आप उसके ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे हैं या उसकी प्रोडक्ट के जो है ना वो पेटेंट को यूज़ कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी उस पर केस किया हुआ है कि ये हाँ ब्रांड हाँ, नेम जो है इसको नहीं मिलना चाहिए था, या ये प्रोडक्ट का पेटेंट ये इसको नहीं पहले मिलना से बेच चाहिए रहा था। था। जी, इसको गलत मिल गया है, या इससे पहले ये प्रोडक्ट मेरे पास थी, मैं ही इसको सेल कर रहा था, मेरी ही प्रोडक्ट को इसने कॉपी किया है, इस पर पेटेंट करवा लिया है। हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट जो है ना कोई सेटलमेंट आप कोई केस आप पे चल रहा हो, तो अमेज़ॉन आपसे कहता है कि आप जो है ना इसका या तो मुझे कोर्ट ऑर्डर दें सही। या टीआरओ ला के दें, टेम्प्रेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अगर टीआरओ पेश करते हैं तो उस बेस पे भी जो है ना वो अमेज़ॉन उसको प्लेसिंग कंसिडर ऑर्डर, कर सकता है। ये तो वही कनेक्टिंग डॉट हो गया ना, जिसमें मैं पहले आपको कह रहा था कि ऑलरेडी जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मैं उसको टेस्ट एंड ट्रायल करता हूँ यार, ये अगर हम पेटेंट करा देते हैं, अगर तुक्का लग गया सो लग गया, तो वो मेरे ख्याल से इतना वायबल नहीं है। अगर वो पहले से बेच रहा है तो वो भी चीज़, वो उसकी लिस्टिंग नहीं जाएगी, क्योंकि वो पहले से बेच रहा है। अगर आपने पेटेंट बाद में लिया तो वो आपको तो शायद वो दोबारा कोर्ट ले जाएगा या कुछ, लेकिन जी, उसकी लिस्टिंग तो नहीं हटने वाली। हाँ, नए आने वाले को तो शायद रोक सकता है।
अच्छा ठीक है, इसमें ना थोड़ी सी इसमें हाँ, क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि पेटेंट मिलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप के जो है ना अब इसको चैलेंज नहीं किया गॉड जा एंड सकता। एंजल, वो एक डायलॉग यानी मैंने सुना, गॉड एंड एंजल बन गए, अब या तो खुदा बन गए या फिर फरिश्ते बन गए, ऐसा नहीं हाँ, होगा। हाँ, नहीं इसमें ऐसा नहीं है, मतलब पेटेंट मिलने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो पेटेंट एग्जामिनर है या पेटेंट जो इशूइंग अथॉरिटी हम्म, है उसने हर चीज़ को कंसीडर करके आपको पेटेंट इशू किया होगा। उनकी भी एक ठीक सर्टेन है, लिमिटेशंस हैं, लाजमी वो भी ह्यूमंस ही हैं, तो वहाँ भी एरर हो सकता है। तो हो सकता है कि इन्होंने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे आपको पेटेंट दे दिया हो, लेकिन ठीक इस है, तरह के पेटेंट्स में होने लेने में रिस्क ये होता है कि ये सही, पेटेंट किसी वक्त भी चैलेंज हो सकते हैं, पेटेंट्स भी ब्रांड नेम भी किसी वक्त भी जो है इसको रेलिवेंट लॉ ऑफ कोर्ट में हम्म, जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है, या रेलिवेंट अथॉरिटी से आप चैलेंज करके इसको इनवैलिडेट करवा सकते हैं। तो इस तरह की किसी जेनेरिक आइटम पे आपको पेटेंट या ट्रेडमार्क मिल भी जाए ना, तो ये रिस्क उसमें हर वक्त रहता है। सही, तो ये बेसिकली उसी सूरत में, ये जो कोर्ट ऑर्डर है ना, जो आपके कनेक्टिंग डॉट्स मिलते हैं, ये उसी सही सूरत है, में मिलते हैं। तो इसलिए बेहतर इसमें ये स्ट्रेटजी होती है कि जिससे जो भी आप ब्रांड नेम या पेटेंट्स लें तो वो आपकी अपनी ही क्रिएशन होनी चाहिए, किसी को कॉपी करके ना लें। अब फर्दर देखें, आपका ठीक है, अकाउंट तब सस्पेंड हो चुका, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? पहले तो ना हमें सबसे पहले एक सेलर को क्या करना होता है, कि इसको ये देखना होता है कि जो भी मुझे क्लेम भेजा गया है, ये मेरी लिस्टिंग जो रिमूव की गई है, तो वो किस हद तक दुरुस्त भी है या गलत है, पहले तो इसका सही, फैसला हो जाए। इसका सही, फैसला हो तो फिर जो है ना आपको स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं जिसकी बेस पे आप कोई डिसीजन ले सकें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो पेटेंट ऑनर है जिसने हाँ, आईपी क्लेम हमें सेंड किया, आईपी इन्फ्रिंजमेंट सेंड किए, वो और पेटेंट ऑनर, कंप्लेनेंट और पेटेंट ऑनर, इन दोनों को, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम लोग ठीक होने है, चाहिए या सेम कंपनी होनी चाहिए। बाद सूरतों में ऐसा भी होता है कि अमेज़ॉन जब आपकी लिस्टिंग सस्पेंड करता है, क्योंकि हम्म, अमेज़ॉन में भी सीएसआर हैं, वहाँ पे इन्होंने लाजमी एक केस पुट किया होता है जिसकी बेस पे आपकी लिस्टिंग रिमूव हुई होती है, सही, तो उनसे भी गलती हो सकती है। तो उसमें पहले तो ये चेक कर लें कि आपका साइनी, आपका इन्वेंटर वही होना चाहिए जो आपका कंप्लेनेंट है। अगर ये ठीक मैच है, करते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके जो चेक लिस्ट में ये एक पॉइंट है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सेकंड पॉइंट आप ये देख लें कि इस पेटेंट का स्टेटस क्या है। अब पेटेंट के जो है ना वो डिफरेंट स्टेटस होते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो एक एक्टिव होता है, एक एक्सपायर्ड होता है। ठीक अच्छा, है, बात सूरतों में ना एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड भी होता है। तो आप पहले तो ये चेक कर लें पेटेंट एक्टिव है या नहीं। नहीं, अगर पेटेंट एक्टिव नहीं है ना, तो ये लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकता। अगर एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड भी है, फ़ी रिलेटेड एक्सपायर्ड का मतलब ये होता है कि पेटेंट की एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो है ना पेटेंट रीन्यू की फ़ीस आपको देनी होती है। अगर वो रीन्यू की फ़ीस इन्वेंटर ना दे सके ना, तो वो एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड हो जाता है। सही, ड्यूरेशन तो उसकी है 20 साल या 25 साल, वो तो एक्सपायर्ड लाइफ टाइम उस वक्त होगा, लेकिन उससे पहले भी जो है ना एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड कर देते हैं। अब एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड से मुराद ये होती है कि अगर पेटेंट ऑनर उसकी फ़ीस सबमिट कर दे तो वो पेटेंट दोबारा से जो है एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो अगर जाएगा, वो फ़ीस सबमिट ना कर सके तो वो एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड जो पेटेंट्स होते हैं ना, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, लीगली उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर कोई पेटेंट ऑनर आप पे ये क्लेम कर दे एक्सपायर्ड फ़ी रिलेटेड की बेस पे कि आपने सही, इसके पेटेंट को कॉपी किया है, तो अमेज़ॉन टेक्निकली जो ना आपकी लिस्टिंग को रिमूव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप उसके जाके जो है ना करंट अपडेटेड स्टेटस देख लें इसके देख लें उसके, डॉक्यूमेंट्स में जाके कि ये एक्टिव है भी या नहीं। तो ये आपको और अगर सेकंड। बाद में एक्टिव करा लेता है वो, फिर तो फिर वो हटा देगा फिर, जी, अगर उस वक्त एक्टिव नहीं थी तो आपकी लिस्टिंग तो रिस्टेट हो जाएगी। तो अगर आप उसको इन्फोर्स करना है तो सबसे पहले तो वो आपने जो है हम्म, वो एक सर्टेन जो फ़ीस है वो सबमिट करेगा यूएसपीटीओ में, हम्म, वहाँ से एक्टिव करवाएगा उसको, फिर अमेज़ॉन को दोबारा वो कंप्लेन करेगा, जिसकी बेस पे फिर आपकी लिस्टिंग जो है वो रिमूव हो सकती है। डन हो तो, गया, तो एक चीज़ तो ये है। अच्छा, तीसरा इसमें ऑप्शन ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो भी पेटेंट ऑनर है उसने पेटेंट फाइल किस वक्त किया। अगर उसने पेटेंट फाइल आपके सेल होने के 1 साल बाद किया, यानी एक यानी कि साल आपकी 12, लिस्टिंग बनी हुई है 2022, हम 24 में खड़े हैं ठीक है। और उसने 25 में किया है, ये कहना चाह रहे हैं, जी, अगर 2024 से आप सेल कर रहे हैं, उसने 2025 में 25 जाके में किया है, पेटेंट फाइल किया, तो 1 साल बाद अगर उसने फाइल किया ना, तो टेक्निकली वो आपको जो है ना वो लिस्ट आईपी राइट्स जो है ना वो सेंड नहीं कर नहीं सकता, कर सेंड कर आईपी सकते, क्लेम सेंड नहीं कर सकता। अगर वो सेंड कर रहा है तो आपके पास जो है ना इसमें भी आपके पास सर्टेन ऑप्शंस होते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप इसको थ्रेट दे सकते हैं सही, कि आपने जो है वो मेरी ही प्रोडक्ट को या मार्केट में पहले से चलती हुई प्रोडक्ट को जो है वो पेटेंट किया है, और मैं जो हूँ आपके पास राजू, मेरे पास भी एक लीगल राइट है जिसके तहत सही, जो है मैं इनवैलिडेशन प्रोसीजर को फाइल करते हुए आपके पेटेंट को चैलेंज कर सकता हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो जाती है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसमें ये होता है, जो हमारे पास सेलर के पास होता है, वो ये चेक कर ले कि उसकी प्रोडक्ट में और जो पेटेंटेड ऑनर है उसकी प्रोडक्ट में जो ना क्या डिफरेंशियल पॉइंट्स क्या क्या ठीक हैं, है, कितना डिफरेंस मौजूद है। अगर चाहे कि वो बहुत ही कोई वाज़ेह डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस है, तो ये वो भी अमेज़ॉन को दिया जा सकता है। अब पेटेंट्स में होता यूँ है कि पेटेंट्स की चूँकि ड्राफ्टिंग हम्म, लीगल टर्मिनोलॉजीज़ में हुई भी होती है, हम्म, तो आपको उसको पढ़ना जो ना हर वक्त इतना आसान नहीं होता।
तो आपको कहीं इसमें जो है ना टेक्निकल सपोर्ट या कहीं कंसल्टेंट की जो ना नीड होती है, जो आपको डिफ़ाइन कर सके कि इस पेटेंट्स में क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। क्योंकि वर्ड्स जो उसमें जो मेंशन होते हैं ना, वो वही वर्ड्स लिखे जाते हैं जिनका स्कोप बहुत वाइड हो, यानी एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स हो। तो उससे ये होता है कि प्रोडक्ट तो एक होती है, लेकिन उसके अंदर उसके कई कई फीचर्स जो है ना एक ही प्रोडक्ट में उन्होंने जो ना वो क्लेम कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी फीचर को अगर कॉपी करते हैं ना, तो आप पे IP स्ट्राइक आ जाता है। तो ये पढ़ के आपको फैसला करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सही है। ओके। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिसकी बेस पे ये जज हो जाता है कि पेटेंट ऑनर का क्लेम किस हद तक दुरुस्त है। अगर राइट है तो फिर आप जाते हैं पेटेंट ऑनर से डिस्कशन करने लाइसेंस की तरफ या LOA की तरफ, और अगर वो राइट नहीं है तो फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि आप जो है प्रोडक्ट जो है रीडिज़ाइनिंग की तरफ जाएँ। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है फुरकान भाई कि अमेज़ोन ना मानता नहीं है और रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, तो उसमें फिर हमारे पास क्या तरीक़ेकार होता है? हाँ, इसमें नॉर्मली जब आप अमेज़न के जो CSR है, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कॉल करके जब बताते हैं ये चीज़ें, तो चूँकि उसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता, हाँ, तो वो उस तरह से चीज़ों को जो है ना वो देखता नहीं है। समझता भी नहीं है, कन्विंस भी नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ आपको ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा-सा अपर लेवल पे जाके अकाउंट हेल्थ वालों से बात करें। तो वहाँ एक तो कुछ आपकी जो है ना वो चीज़ें समझी भी जाती हैं और प्रूफ्स भी आपसे लेते हैं, और थोड़ा-सा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो है वो रीइंस्टेटमेंट जो है वो जल्दी हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी भी सूरत में अमेज़न जो है आपसे जो है कन्विंस नहीं हो पा रहा। सही। ठीक है, तो यकीनन वो उनके पास कुछ तो रोबोटिक आंसर्स होते हैं, वो दे रहे होते हैं, और बात सूरतों जब अकाउंट हेल्थ से बात करते हैं तो वो आपको बेसिकली प्रूफ से प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमारे सही। पास ये प्रूफ है जिसकी बेस पे हम समझते हैं कि आपने जो है इनके IP राइट्स को वायलेट किया है, और उस बेस पे हम लिस्टिंग रिस्टेट नहीं कर सकते। तो अब ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ आप समझते हैं कि यार उनका क्लेम जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तब आपके पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि चूँकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो वेयरहाउस में भी है, 3PL में भी पड़ी हुई है, या आपकी ओशन में है, या रीऑर्डर हाँ, वो तो पूरा आप कर चुके हैं, सप्लाई लाइन तो होती है पूरी। 3-4 जगहों पे आपकी इन्वेंट्री इस वक्त प्रोसेस में है, और आपको इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट भी करनी सेल है। आउट करनी है। अगर नहीं करते तो आप बेसिकली लॉसेस हैं आपके। तो उसमें फिर आप ये करते हैं, सबसे पहले तो आप जो है पेटेंट ऑनर से जो है वो कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब पेटेंट ऑनर से कांटेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप अगर पेटेंट डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी डिस्क्रिप्शंस में जाएँ, डिटेल्स में जाएँ, तो आपको वहाँ पे पेटेंट इसकी ऑनर डिटेल का में। नाम भी मिल जाएगा, आपको उसका एड्रेस भी मिल सकता है, ईमेल एड्रेस होगा वो भी मिल सकता है। तो पहले तो उसको थोड़ा-सा सर्च कर लें, सोशल प्रूफ्स आजकल ढूँढना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। इसको आप ढूँढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये साहब कौन हैं, कहाँ मौजूद हैं, किस शहर से इनका ताल्लुक है, उनसे कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, बात सूरतों में इस तरह से होता है कि जब आप उनसे किसी भी पेटेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, उसमें मल्टीपल सेलर्स होते हैं, यानी मल्टीपल इन्वेंटर्स होते हैं उसके। 4 या 5 लोग हैं, उन्होंने मिलके जो है कोई एक प्रोडक्ट कोई डिज़ाइन की चीज़ होती है। बनाई है, सही है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप किसी एक से बात करते हैं, आप नेगोशिएट नहीं कर पाते या आपको उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो आप सेकंड से रब्ता कर सकते हैं, थर्ड से कर सकते हैं। क्योंकि जो भी इसमें इन्वेंटर्स होते हैं ना प्रोडक्ट में, तो लीगली सबके जो ना राइट्स इक्वल होते हैं। यानी एक के बिहाफ पे जो ना कोई तो एक सारे शख्स आपसे एग्रीमेंट कर लेना, तो वो एग्रीमेंट जो है ना वो इन्फोर्स होता है, वो सब पे ही उसको जो है ना वो मानने के सब पाबंद होते हैं। सही है। तो अगर आपसे एक से आपकी बात नहीं बन पा रही है, नहीं मिल पा रहा है, उससे नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो आप सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड से नहीं हो पा रहा तो थर्ड से भी मिल सकते हैं। इस तरह कोई ना कोई आपको डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इसके ऑनर्स हुँ, कौन कौन है, और कौन इस पोजीशन में है कि जिससे आप नेगोशिएट कर सकें, या जिसके किसी के रेफरेंस से आप रेफ़रेंस उससे से जो कर है सकें। वो बात कर सकें। तो ये एक देखा जा सकता है। अ, जब भी आप उनसे बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है ना उनके बेनिफिट की बात करनी होगी, क्योंकि जो भी इन्वेंटर है वो बेनिफिट के बगैर तो लाजमी ऐसे तो कोई भी आपको अथॉरिटी नहीं पैसा, देगा। पैसा बाबू तो भैया आपको पैसा। जो है वो एक सर्टेन अमाउंट की रॉयल्टी की, लाइसेंस की बात हुँ, करनी होती है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं अपने केसेस में, जो केसेस हमने डील किए हैं, तो उसमें या तो नॉर्मली जो इन्वेंटर है ना वो 2-3 तरह की शराइत रखते हैं। या तो वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें जो है ना एक लमसम एक अमाउंट दे दें, जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है ये हम आपको अलाउ कर देंगे। हम आपको एक LOA, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे देंगे, जिसमें हम एक सर्टेन ड्यूरेशन मेंशन कर देंगे। आइडिया उनको होता है कि कितनी सेल इसकी आ रही हैं, आपके रोज़ के 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, 20 यूनिट सेल हो 20 रहे हो हैं। रहे हैं। उसके लिहाज से वो एक आइडिया लगा लेते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में ये सारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी। तो वो हम कह सकते हैं कि जी आप हमें एक लमसम एक अमाउंट दे दें। अब वो डिमांड तो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे फिर आपको नेगोशिएट करना होता है। या तो लमसम अमाउंट में आपकी डील होती है। सेकंड जो आपकी डील होगी ना वो होगी
या तो आपसे कह सकता है कि भाई आपके पास अगर 2,000-3,000 यूनिट्स मौजूद है ना, तो हर यूनिट पे मुझे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप मुझे दें। सही। जितने भी यूनिट्स हैं उसकी डिटेल आपको उसको देनी होगी कि मैं अब तक कितने सेल कर चुका हूँ और अब तक मेरे पास इन्वेंट्री में कितने हैं। कितने यूनिट तो पड़े? उस पर वो पर यूनिट के हिसाब से आपसे परसेंटेज ले सकता है। तीसरा ये होता है कि कोई आपका रेफरेंस निकल आया, यानी आप जिस भी पेटेंट ऑनर तक पहुँचे किसी रेफरेंस के ज़रिए, तो वो हो सकता है कि वो एक जो है कर्टेसी में जो ना आपको ये कह दे कि आप जो है इसको सेल ज़रूर करें, लेकिन मुझसे कम रेट पे आप सेल नहीं करना। मतलब अगर मुझसे कम रेट पे आप सेल करेंगे तो लाजमी एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट आपको बता सकता है कि भाई मैं अगर $20 का सेल कर रहा हूँ तो आप इसको 22-23, मतलब आप मुझसे हाई प्राइस रखें, ताकि मेरा जो शेयर है ना वो मार्केट वो, शेयर हाँ, डिस्टर्ब उसकी ना। जो एक रिदम है या इसका जो एक बेस है ना वो चलता रहे, वो तेज़ी से बढ़ता भी रहे। तो वो फिर आपको एक सर्टेन पॉइंट पे बात कर सकता है कि आप एक सर्टेन रेट पे रख के सेल करें। जब आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो बस आप फर्दर रीस्टोर ऑर्डर मत कीजिएगा। तो नॉर्मली हम तीन तीन पॉइंट्स ही होते हैं जिससे हम नेगोशिएट करते हैं, और सही किसी भी है। एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जो है वो डील लॉक हो जाती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में भी होते हैं पेटेंट? इसके कोई इसके कोई फ़ायदे नुकसान अगर आप शेयर कर सकें। वैसे तो आपकी एक्सपर्टीज अमेजोन की है, लेकिन मैंने कई कोई स्टोरी आपके पास कभी कोई आया हो बंदा कि यार मुझे सॉफ्टवेयर कराना हो। जी, सॉफ्टवेयर में बिल्कुल पेटेंट्स होते हैं। और हम्म। अगर हम सॉफ्टवेयर कह लें, इंटरफेस कह लें, मोबाइल में जो हम इंटरफेस हम्म। यूज़ करते हैं, एप्पल का जो इंटरफेस है, जिस हम्म। वक्त एप्पल का मोबाइल ओपन होता है उसमें एक आइकन से एक सर्टेन जो है लाइन से आपका लाइन हुए हुए हाँ। नज़र आते हैं। एक इंटरफेस है, एक आइकन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा एक इंटरफेस ओपन होगा। ये बेसिकली इस पर जो है ना पेटेंट्स अप्लाई होते हैं। और जितनी कंपनीज़ हैं आप देखें तो फेसबुक के पास आप देखें तो फेसबुक के पास भी कोई इस वक्त 1,000 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। तो ठीक उसने है। अपने इंटरफेस को, अपने डाटा कलेक्टिंग मैकेनिज़्म को, ये सारे पेटेंट्स प्रोसेस जो है ना उन्होंने पेटेंट्स किए हुए हैं। तो सही। अब अगर किसी को अगर यूज़ करना हो तो इस तरीके से तो यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने कोई डाटा कलेक्ट करना है तो उसका प्रोसेस फिर अलग होगा। तो बिल्कुल होता है, सॉफ्टवेयर्स हों या मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो, वर्चुअल भी कोई चीज़ हो, तो आप पेटेंट कर सकते हैं। लोग पेटेंट अपने करा सकते आइडियाज़ पेटेंट करवा लेते हैं। आप देख लें, हैं। केमिकल फूड सीक्रेट्स जो होते हैं इसको वो। पेटेंट्स करवा लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या कि जब बहुत सारी कंप्लेंट्स अमेज़न पे आने लगी, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको ज़िक्र किया था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जो है वो क्लेम करना बहुत आसान है, हम्म। आईपी राइट्स जो है इन्फोर्स हम्म। करना भी बहुत आसान होता है। तो अब जब बहुत सारे कंप्लेनेंट्स कंप्लेन करने लगे और लिस्टिंग्स रिमूव होने लगी, तो सही। अमेज़न का जो है अपनी भी जो है एक लाजमी मार्केट प्लेस है, उसकी सेल डिस्टर्ब होती है, हिट होती है। ठीक है। तो अमेज़न ने फिर फैसला ये किया कि क्यों ना हम जो है एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ जो ना सिर्फ इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में हेल्पफुल हो, हम्म। बल्कि टाइमली मैनर पे जो है ना इसको हम जो है इसको डिसाइड करके और किसी भी जो है ना रिज़ल्ट तक इसको हम पहुंच सकें। ठीक तो है। अमेज़न ने जो है ना यूएस में इस वक्त जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं NPEP, न्यूट्रल पेटेंट एवोल्यूशन NPEP। प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, इसमें अमेज़न क्या करता है कि एक थर्ड पार्टी अटॉर्नी को हायर करता है, ठीक है, और कंप्लेनेंट को कहता है और सेलर से कहता है कि आप दोनों जो है वो $4,000 जो है हमारे अकाउंट में सबमिट करें, जिसकी बेस पे हम एक थर्ड पार्टी अटॉर्नी को हायर करेंगे। ठीक है। और वो अटॉर्नी जो है ना वो ये चेक करेगा कि कंप्लेनेंट का जो पेटेंट है हम्म। वो उसने जो है वाकई आईपी राइट्स को वायलेट किया है, आया कि उसमें सही। सिमिलरिटीज़ हैं या नहीं हैं। अगर अटॉर्नी का जो फैसला होगा ना वो दोनों पार्टीज़ को तस्लीम करना होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी यूएस का ही अटॉर्नी है। और जिसके भी फेवर में फ़ैसला आ जाए उसको $4,000 वापस मिल जाएंगे, और जिसके अगेंस्ट डिसीजन आएगा उसको 4,000 की जो है वो पेनल्टी पड़ अमाउंट जो जाएगी। है वो नॉन रिफंडेबल होगी, एक तरह से पेनल्टी होगी। लिस्टिंग तो रिमूव होगी ही होगी, और साथ जो है ये जो है एक अमाउंट भी जो है चली जाएगी। तो जिस वक्त हम NPEP में जाते हैं, इस प्रोग्राम में इनरोल हम उसी वक्त हम्म। होते हैं जब हमें ये सफिशिएंट, हमें कॉन्फिडेंट हो, हम खुद भी कॉन्फिडेंट हों कि हमें जिसने क्लेम हम पे किया है वो दुरुस्त क्लेम नहीं है, उसका जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि उसका पेटेंट एक्टिव नहीं है या उसमें डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे वो हमें जो है आईपी राइट सेंड कर ही नहीं सकता, और ये सही। सरासर जो है वो अमेज़ोन ने हमारे साथ जो है वो एक तरह से उससे गलती हुई है या बाय एरर हुआ है। तो उस सूरत में जो है हम NPEP को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें जो है सक्सेस रेट नज़र आता है। और जहाँ हम क्लैरिटी नहीं होती तो वहाँ फिर हम NPEP को ज्वाइन नहीं करते हैं, वहाँ फिर हम उन्हीं ऑप्शंस पे जाते हैं जो आउट ऑफ द अमेज़ॉन जो ऑप्शंस हैं, जिसमें पेटेंट ऑनर्स को जो है वो कॉल करना है और उसके ज़रिए जो है नेगोशिएशन करनी होती है, LOA ठीक लेना है। होता है।
तो अच्छा, ये एक हमारे है। पास ऑप्शन ये अवेलेबल होता है इसमें, अमेज़न के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, ये जो आपने बताया है NPEP वाला जो ऑप्शन बताया है, ये वहीं उसके डैशबोर्ड पर ऑप्शन अवेलेबल होता है या? जी, अमेज़न जो है ना यूएस मार्केट प्लेस में तो इस वक्त जो है ना ऑप्शन आपको ये देता है, यानी जहाँ वो ये अलाउ करता है ना आपको कि आप कोर्ट का कोई नोटिस लेके आएँ या हम्म। आप एलओए लेके आएँ, साथ में जो ना एनपीईपी का भी एक ऑप्शन दे देता है कि आप चाहें तो इसमें इनरोल हो जाएं। अगर आपका क्लेम दुरुस्त हुआ तो आपकी तो अमाउंट तो आपको रिफंड हो ही जानी है, लिस्टिंग भी रजिस्टर्ड हो सही। जाएगी आपकी, और जो अमाउंट आप हमें टेम्प्रेरी सबमिट करवाएंगे अटॉर्नी की जो फीस होगी वो भी हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये यूएस सिर्फ मार्केट प्लेस में ना इस वक्त जो है ये ये उन्होंने ऑप्शन लॉन्च हमारे किया है। पास अवेलेबल है। जी, इसके अलावा किसी और मार्केट प्लेस में ना इस वक्त ये ऑप्शन नहीं है। तो यूएस चूँकि बड़ी मार्केट है, यहाँ क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो आपस में एक डिस्प्यूट से बचने के लिए और टाइमली इसको प्रोसेस करने के लिए जो उन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। अच्छा, एक होता है PCT, इंटरनेशनल प्रोटेक्ट राइट्स भी कुछ है या इस तरह की कोई जी, टर्म्स है? पीसीटी बेसिकली पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी कहलाती TT है। है, हाँ। जी, ये ट्रीटी है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ जब ट्रीटी साइन कर लेती हैं तो वो एक बेसिकली पेटेंट की एक जो अथॉरिटी है उसके अंडर में आ जाती हैं, जिसके तहत जो है ना फिर आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी कंट्री में पेटेंट फाइल कर सकते हैं। यानी हम पाकिस्तान में बैठ के हम वीपो के थ्रू जो है वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स यहाँ से बैठ के फाइल कर सकते हैं। तो अगर पीसीटी अगर साइन वीपो हुआ इज़ अ हुआ, वेबसाइट, राइट? वीपो WIPO। बेसिकली वर्ल्ड हाँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर जो जो कंट्रीज़ जो वीपो के मेंबर्स हैं ना, तो उन पे एक सर्टेन जो है ना कुछ रूल्स हैं जो लागू होते हैं। फॉर हाँ, हाँ। एग्जांपल उनका जो है डेटाबेस वो ऑनलाइन होना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान का डेटाबेस ऑनलाइन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वीपो का मेंबर है, तो वो ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं कि डेटाबेस ऑनलाइन हो जाए ताकि जितने भी सेलर्स हैं उनको आसानी हो सके कि अपने डेटाबेस में चेक कर सकें। अभी तो मैनुअल प्रोसेस होता है पाकिस्तान में, अगर आपको पेटेंट चेक करना है तो तो सबसे पहले मैंने आपको आईपीओ ऑफिस जाना होगा। वहाँ आईपीओ ऑफिस में लाजमी एक वो जो एक ब्यूरोक्रेसी या रेड टेपिज्म का एक प्रोसेस है कि आप वहाँ जाते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एक सर्टेन फ़ीस जमा कराते हम्म। हैं, फिर वहाँ डिफरेंट एजेंट्स भी घूम रहे होते हैं, मतलब बहुत सारा इस तरह के हाँ, हाँ। प्रोसेस है। मैं गया हूँ, 1000 रुपये और लेते हैं वो। जी कहते हैं जी सर्च होगा पहले, वो सर्च क्या जी जी होता है वो उसको? सर्च करते हैं, पेटेंट वो सर्च करके अपने सर्च करने, डॉक्यूमेंट्स फिर आपको वो देते हैं, फिर आप सिमिलर नाम के वो निकाल के एक प्रिंट आउट देते हैं कि ये सिमिलर है, जी जी कि अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ट्रेडमार्क हो जाता है। इनका कोई मसला नहीं होता। उसके बाद वो आएगा, भाई पैसे दे दे यार, इतने पैसे लगेंगे तेरे। तो फिर भाई जो है ना वो काम कर देते सारा। हाँ, बहुत ज़्यादा जो ना यहाँ रूल्स वो नहीं है। क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो ना वो वीपो पाबंद करता है कि आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन करें, ताकि जो है ना लॉ को फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकें, हम्म। उसकी चीज़ें ज़रा क्लैरिटी में की तरफ हों। और ये इस तरह से मैनुअल काम में जो ना वो क्लैरिटी नहीं होती, वो फिर जो है अंडर हैंड बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मैंने ऑन तो टेबल बहुत देखा सारी भी, चीज़ें एक हो रही रोड होती हैं। पे मैं देख रहा था मिलीनियम पे जाते हुए, एक बंदे ने तो एप्पल के नाम का मेरा ख्याल है बोर्ड लगाया हुआ था, और उसके ऊपर उसने R करके भी लिख दिया। मैंने कहा यार ये ठीक जा रहा है, मसला ही नहीं है, इसको एप्पल भी उसने ट्रेडमार्क करा लिया। असल में ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडमार्क कराए हो, बाज़ लोग तो एक इनिशियल स्केल पे, जब स्मॉल स्केल पे आप काम कर रहे होते हैं तो हम्म। आप चीज़ों को कॉपी कर भी रहे होते हैं, इंटेंशनली भी अनइंटेंशनली भी, या आप उसकी गुडविल को जो है वो कैश कराना चाह रहे होते हैं, तो वो आप नाम शुरू में तो हाँ, ऐसा रख लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा आपका ब्रांड जब ग्रो करता है ग्रो ना, जब करता है आप फिर उसकी मसला होता मार्केटिंग है। करते हैं, उस वक्त जो है ना ये इश्यूज़ आपके पास आते हैं। इनिशियल लेवल पे तो एज सच इतना मसला शायद आपको ना हो, और ऑफलाइन में तो मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा इन्फोर्समेंट इसका मसला है। तो अगर ये मार्केटिंग कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अरसे तक मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली ये भी देखा है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मिलकॉम वगैरह के, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है ना, आपको इतनी आराम से मिलते नहीं है, तो लोग इसकी ट्रेनिंग बना के यूट्यूब पर डाल रहे थे। तो कुछ अर्से तक तो मुझे दिखी, फिर उसके बाद वो एकदम गायब हो गए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने फिर उसको आने नहीं दिया। अभी कोई रिसेंटली मेरे साथ पॉडकास्ट करने का सोच रहा था कि यार पॉडकास्ट कर देते हैं विलकॉम के ऊपर। मैंने बोला भाई ये चलेगी नहीं, टेंशन बढ़ जाएगी हमारे लिए, क्योंकि वो जब तक 100-200 हैं तो आपके मोहल्ले के लोग ही देख रहे हैं, और जैसे ही अगर वो बढ़ता है ना तो फिर वो लोग आते हैं, क्योंकि वो सर्च पे नहीं आ रहा होता है। जैसे ही वो आपकी मतलब 1000 लोग आपके पास आ गए या 2000 लोग आ गए, जैसे आपने कहा एप्पल का नाम अगर उसने लग के लगा भी दिया, तो उसको वो सर्च पे ही नहीं होता है, वो कंसिडर भी नहीं करते, वो छोड़ देते हैं कि भाई अगर इसको मतलब चोरी करने के लिए भी चोर किसके पास जाएगा, जिसके पास पैसे होंगे ना। मतलब यार ये तो खुद ही कंगाल है, अभी तो इसके ना व्यूअर्स हैं, ना इसके पास अच्छा ट्रैफिक है, ना इसके पास शायद इतना अच्छा पैसा भी नहीं होगा, जब भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर हाई इंटेलेक्ट उसके पास स्किल होता या कुछ ऐसी चीज़ होती तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो शुरू में तो मैंने देखा है कि यार बहुत छोड़ देते हैं। तो इसकी कोई सटन लिमिट्स भी हैं, या कोई ऐसी हम देख सकते हैं कि जब तक उसके सर्च पे नहीं आ रहा जब तक उसको छोड़ देते हैं, या फिर? इसमें तो बेसिक ये देखना होता है कि आप जिस भी कंपनी को कॉपी कर रहे हैं उसके मार्केट शेयर को आप कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अ, जब आप उसके मार्केट शेयर को हाँ। डिस्टर्ब करेंगे ना तो उस वक्त वो एक्टिव होगा, जब तक आप उसके शेयर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे उस वक्त तक तो वो शायद आपको बेयर कर ले,
क्योंकि वो आपको इस वक्त अहमियत दे नहीं रहा होगा, क्योंकि कॉपीज़ क्योंकि तो लोग इसकी करते ही लीगल हैं। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है ना। जी, आईपी इन्फोर्स आपको करवाने की ऑफलाइन में तो ऐसी कॉस्ट होती है, तो वो इस वक्त तक तो नहीं करेगा। जब आप इसको शेयर को डिस्टर्ब करना शुरू हम्म। करेंगे, उसको लगेगा कि आपके जो है कस्टमर्स हाँ डाइवर्ट हाँ। हो रहे हैं, उसके कस्टमर्स डाइवर्ट हो रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, कन्फ्यूजन में आपकी जो है वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, उस वक्त जो है वो आपको सेंड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ी सी ट्रेडमार्क पे बात कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर एक प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आसान में आप मुझे बताया, अगर मैं ट्रेडमार्क कराता हूँ तो उसका मुझे फ़ायदा क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है अगर मैं नहीं कराता। अच्छा, ट्रेडमार्क में जो ना वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो ट्रेडमार्क लोग करवाते हैं, ख़ासतौर पर जो सेलर्स, ऑनलाइन जो सेलर्स हैं, उसमें एक वर्ड मार्क होता है, लोगो मार्क होता है और एक स्लोगन होता है आपका। ये 3 चीज़ें जो है ना वो ट्रेडमार्क ज़्यादातर लोग जो है वो करवाते हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स जो है वो ये करवाते हैं। अच्छा, ट्रेडमार्क जो है वो पेटेंट से बहुत ज़्यादा चीप होता है। इसका जो है प्रोसेस भी आसान है, सर्च का प्रोसेस भी आसान है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी जो है वो कंपैरेटिवली जो है ना उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। तो ट्रेडमार्क जब हम करते हैं ना तो इसमें ज़्यादातर जो अमेज़ॉन से रिलेटेड जो सेलर्स हैं वो वर्ड मार्क की तरफ जाते हैं। अच्छा, वर्ड मार्क की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर हम इसको कंपेयर करें लोगों से। तो बात सूरतों में ऐसा होता है कि आपका जो एक सिंपल सा वर्ड है जो वर्ड मार्क में तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, तो लोग उसको जो है ना लोगों में जो है ना वो पुट कर देते हैं। तो वो बेसिकली लोगों के साथ जब आ जाता है तो वो वर्ड मार्क, तो आपका जो है ना वो लोगों की सूरत में जो है ना वो वर्ड भी वो जो है वो ऐड हो रजिस्टर्ड हो जाता है। जाता है। लेकिन अमेज़ॉन उसको कंसीडर जो है वो एज अ लोगो ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लोगो में कोई वर्ड, जेनेरिक वर्ड डाल दिया, फॉर एग्जांपल एप्पल ही डाल दिया आपने अपने लोगो में, और आपने ये सोचा कि मैंने ये लोगो रजिस्टर करा लिया तो अब मेरे पास एप्पल का भी जो है वो ट्रेडमार्क आ जाएगा। ऐसा ठीक। नहीं होगा। लोगों को जो है वो एक एज अ फिजिकल पूरा अपीयरेंस, कंप्लीट लेगा वो। एक एस्थेटिक अपीयरेंस के तौर पे लेगा, एक डिज़ाइन के तौर पे वो लेगा। वो उसको जो है वर्ड मार्क अलग से कंपेयर जो है ना वो कंसीडर नहीं करेगा। तो वर्ड मार्क ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू जो है वो लोगो मार्क है। तो ये ज़्यादातर जो लोग करवाते हैं वो वर्ड मार्क ही करवाते हैं अमेज़ॉन में। बाज़ लोग लोगो करवा लेते हैं और बाज़ जो है अपने स्लोगन को करवा लेते हैं, क्योंकि स्लोगन्स जो हैं वो ऐसे अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि स्लोगन जो है उनकी पहचान बने और इस सही। स्लोगन को कोई और यूज़ ना कर सके। तो जिस तरह हम स्लोगन को फिर वो कॉपीराइट पे ले जाएगा। नहीं, स्लोगन भी जो ना कॉपीराइट में जा सकता है सर्टेन रीजन्स में, लेकिन इस वक्त अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो है वो उसका जो उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है वो ये है कि आप स्लोगन भी जो है ना वो ट्रेडमार्क में ही शुमार करें, इसको कॉपीराइट में ना लेके जाएं। हो तो सकता है लोगो भी कॉपीराइट में फाइल हो सकता है, लेकिन जो रूल्स डिफाइंड है उसके तहत वो कहते हैं कि ट्रेडमार्क जो आपका स्लोगन है और आपका लोगो है उसको ट्रेडमार्क में ही करें। कॉपीराइट्स को जो ना वो फिर उसकी इन्होंने लिमिट्स डिफाइन कर लिमिट्स दी कर हैं। दिए। जी, तो बाज़ औक़ात स्लोगन्स होते हैं जो प्रोडक्ट की पहचान बन जाते हैं। जिस तरह हम अगर देखें तो टक बिस्किट है, तो वो कहते हैं हल्की हल्की भूख में हल्का हल्का फुल्का फुल्का टक। टक। तो ये एक तरह से स्लोगन है इनका। ठीक है। स्लोगन जब भी आता है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये किसी ख़ास जो है बिस्किट का जिक्र हो रहा है। इसी तरीके से आप वो देख लें सबसे गाढ़ा दूध हलीब, हाँ। तो सबसे गाढ़ा जो है इनका बेसिकली स्लोगन है। ट्रेडमार्क है नहीं, इसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक उनका उसकी स्लोगन। उसकी जो ना एक स्लोगन की एक इंपॉर्टेंस होती सही है है। मार्केटिंग टर्म्स में, कि वो स्लोगन लोगों को जहनों में ना याद रह जाता है। और जैसे मैगी का स्लोगन भी मुझे याद आ रहा है, मैगी इटसेल्फ ही इन्होंने इसको ब्रांड कर दिया लोगों के दिमाग मैगी, का। मैगी तो बिल्कुल वो इन्होंने तो इसको ब्रांड ही कर दिया। ब्रांड नेम ही है। ब्रांड नेम ही कर दिया इन्होंने जी जी इसको। जी। और वो उसके राइट्स भी ले लिए इन्होंने। और हाँ, मैगी तो रजिस्टर्ड ब्रांड है। जी जी। इसका याद नहीं आ रहा मुझे, इसका भी कुछ स्लोगन था। जी, तो भाई हमारे वो एडिटर ने दिया 09007861। ये भी क्या ट्रेडमार्क है क्या है? जी 0900 ये भी जो है वो हाँ। ग़ालिबन किसी को मेरे फोन ख्याल का में है। कोई टेलीफोन का ही कोई हाँ, कोई स्लोगन ही सर्विस है थी। ना। तो कोई याद हो गया। सर्विस थी कि वो उनको वो हाँ। उस नंबर्स को ना बार बार वो कॉल करते थे, तो उससे वो लोगों हाँ। को याद रह जाता है। तो वो स्लोगन फिर कॉप जो है ना उसको अगर रजिस्टर करा लें तो फिर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ठीक है। ये भी लोग करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम्म। क्या होता है कि जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उसमें ठीक है। हमें बेसिकली देखना तो यही होता है अच्छा, ये कि आपके पास स्लाइड पे दिखाना चाह रहे हैं जैसे सोनी और सोनी। नहीं, अगर ये ये स्लाइड पे नहीं दिखाने वाला है। दिखा दे, क्या हो गया क्या? ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत मेंशन है, तो मैं चाह रहा हूँ ठीक, आप कि ये हाईलाइट हमारे कर देना, वो तो मसला नहीं, वो एडिटर तो दिखाता रहेगा। बताएं बताएं बताएं, आप बताएं। अच्छा। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि लोग क्या करते हैं अमेज़ॉन पे, ख़ास तौर पे अब आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। अब आप ट्रेडमार्क का जो ड्यूरेशन है ना वो 6 टू 8 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 8 महीने वेट करें, मेरा ट्रेडमार्क जो है वो एक्सेप्ट होगा, लाइव होगा, पब्लिश होगा, उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। तो ये प्रोसेस सब साथ साथ चलते हैं। जिस वक्त आप सोर्सिंग करते हैं, अपना ब्रांड नेम चूज़ करते हैं, आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देते हैं, सोर्सिंग करते हैं, सोर्सिंग में 1 महीना निकलता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग है,
फिर इन्वेंट्री आपकी रीच जाती है वेयर हाउस में। तो जब तक आप सेलिंग शुरू करना चाहें तो सेलिंग शुरू कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का प्रोसेस तो आपका जो है वो कंटिन्यू होता ही है। ठीक है। अब अमेज़ॉन आपको क्या फ़ीचर देता है कि आप इस ट्रेडमार्क जो आपने फाइल किया हुआ है इस वक्त जो पेंडिंग है, पब्लिश नहीं हुआ है, 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन लगता है पब्लिश होने में, तो इस पेंडिंग ट्रेडमार्क के बेस पे जो है अमेज़ॉन आपको एक ब्रांड रजिस्ट्री की जो है ना वो राइट्स देता है। सही है। वो राइट्स आपको अलाउ कर देता है कि आप अपने जो है ना वो वीडियो एड्स रन कर सकते हैं, आप ईबीसी कंटेंट वो अपलोड कर सकते हैं। सही। तो आपको इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट के जो राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो वो टेम्प्रेरी जो एक पेंडिंग ट्रेडमार्क होता है उसकी बेस पे आपको राइट्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर सेलर्स यही करते हैं कि वो ब्रांड रजिस्ट्री लेने के लिए जो ना वो फिर ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं, और जिस वक्त ताकि उनकी सेलिंग स्टार्ट हो सके, सही। और सेलिंग में जो है इनको किसी किस्म के हर्डल ना आए, तो अमेज़ॉन आपको जो ना ये राइट दे देता है। तो ये एक ऑनलाइन फील्ड में जो ना आपको फ़ायदा है ट्रेडमार्क लेने का। अच्छा, सेकंड ये होता है कि जिस वक्त भी हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं ना, तो हमें इसमें ये देखना होता है कि आपकी फ्रेज़ जो है ना वो बहुत कॉमन ना हो, बहुत जेनेरिक वर्ड ना हो, कोई मीनिंगफुल वर्ड ना हो। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड्स के पे ऑब्जेक्शन आने का चांस ये होता है कि चूँकि ये बहुत सालों से प्रोसेस होता हुआ आ रहा है, तो ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं ना वो पहले से जो है ना उस पर ट्रेडमार्क हुआ हुआ होता है। तो ठीक है। वो वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग बनता हो उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन आ सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वर्ड्स लें जिसका कोई मतलब ना बनता हो, जिसके इंग्लिश में कोई मानी ना बनता हो। सही। तो हम उन अल्फाज को चूज़ करें, प्लस उन अल्फाज को चूज़ करें जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। अच्छा, मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी हम कहीं टेस्ट एंड ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमने ऐसे ट्रेडमार्क्स सही। रजिस्टर किए हैं जिसका मतलब बनता था, लेकिन वो एग्जामिनर ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो अप्रूव हो जाते हैं। बाद सूरतों में ऑब्जेक्शन आ भी जाती है तो फिर हमें ट्रेडमार्क अपना चेंज करना पड़ता है। तो हम वैसे तो रेफ़र कर देते हैं कि बेहतर है कि आप मीनिंगफुल चेंज वर्ड्स पे कर ना लें। जाएं, लेकिन अगर क्लाइंट खुद ही कोई हमें वर्ड दे दे कि नहीं मैंने इस मीनिंगफुल वर्ड पे ही जाना है, तो फिर हम जो है इसको टेस्ट एंड ट्राई कर लेते हैं। उसमें जो है ऑब्जेक्शन आने का बहरहाल कहीं ना कहीं चांस होता है। तो ये चीज़ है। प्लस हमें ये देखना होता है ठीक है। कि जिस वक्त ट्रेडमार्क हम फाइल करते हैं तो वो हम प्रॉपर क्लास में करें। अब हम सेल कर रहे हैं टेक्सटाइल, और हमने क्लास जो है या कैटेगरी जो उसमें चूज़ की वो हमने जो है किचन कैटेगरी चूज़ कर ली। सही। तो बेसिकली इस तरह के ट्रेडमार्क्स के भी जो ना वो इन्फोर्स नहीं हो सकते। तो हमें जिस वक्त भी हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है इसकी एक्चुअल क्लास क्या है जो बाय लॉ मेंशन की गई है। उस क्लास में इसका नंबर क्या है वो नंबर हमें क्लियरली मेंशन करना होता है। सही। तो ये एक ट्रेडमार्क का बेसिकली कुछ जो है वो कॉशंस हैं जो हम फाइल करते वक्त लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रेडमार्क, हमने पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट की तो बात की कि पेटेंट सही। में वायोलेशन करते हैं तो क्या इश्यूज होते हैं। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की बात करें ना तो हमारे पास एक इसकी जो बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है वो इससे स्टारबक्स पहले की है। ना फुरकान भाई मैं चाहता हूँ आप ये डिस्कस बता दें कि हम जब पैटर्न की बात कर रहे थे उसमें भी हमने एक अल्फाज यूज़ किया था, इन्फ्रिंजमेंट अल्फाज यूज़ किया था, और यहाँ पर भी आपने किया है। तो उन दोनों का डिफरेंशिएट भी आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। जब मैं आपको रोकता हूँ ना मुझे डर भी लगता है कि मुझे ना जब भी मैं किसी को रोकता हूँ तो बोलते हैं यार पहले उसको बोलने दिया करें, आप बीच में नहीं बोला करें। लेकिन मुझे नहीं नहीं, लगता था ये पॉइंट है कि आपका ना रिपीटेशन है, लोग लोग क्योंकि अभी ना लोगों के माइंड सेट नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पैटर्न में और ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट में अभी वो उनको डिफरेंशिएट नहीं पता। तो वो लगेंगे कि यार ये भी वहीं तो बात हो गई थी। तो मैं ये चाहता हूँ जो आपने बताया था, मैं पूरी डिटेल में बताई थी हमने कि अमेज़ॉन पे अगर आपके इन्फ्रिंजमेंट राइट आ जाएगा या समथिंग इस तरह का आएगा तो आपने यही टेक्निक्स है। अभी आपने ट्रेडमार्क पे भी यही बात बोल दी है। तो मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा पहले उसको डिक्लेयर कर दें। पहले आप जब ये स्टारबक वाली साइड पे आना चाह रहे हैं उससे पहले आप उस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दें। सही है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडमार्क क्या होता है। अच्छा, ठीक है। इससे थोड़ा सा पहले जब हम जाएँ तो हमने जब पेटेंट्स का जब हम जिक्र कर रहे थे कर रहे थे तो हाँ। हमने पेटेंट वायोलेशन या पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट की बात की थी ठीक है। कि ये कैसे होती है। उस वक्त होती है जब आप किसी के जो है डिज़ाइन को डिज़ाइन कॉपी को करते कॉपी हैं कर लेते हैं। तो वो आपको जो है वो एक वायोलेशन मेल भेजता है जिसे बिल्कुल। हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, पेटेंट जिसमें वो इन्फ्रिंजमेंट। नॉर्मली प्रोडक्ट में होता है ज़्यादातर हमारी। हाँ, पेटेंट्स चूँकि प्रोडक्ट में होता है तो वो लाजमी उसकी इन्फ्रिंजमेंट भी प्रोडक्ट पे ही आती है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने आपको बता दिए थे ठीक है। कि किस तरह से अमेज़ॉन को रिस्पॉन्ड किया जाता है। अच्छा, सेम यही चीज़ जो है ना ट्रेडमार्क में भी है। अगर आप किसी के ब्रांड नेम को कॉपी करते हैं या उसमें आइडेंटिकल वो साउंड करता है तो वो आपको जो है एक ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो है एक क्लेम सेंड करता है अमेज़ॉन को, और वो ठीक है। कहता है अमेज़ॉन को कि भाई इसकी जो है लिस्टिंग में से जो है ना ये वर्ड रिमूव किया जाए क्योंकि ये जो है इसके राइट्स मेरे पास हैं। तो उस सूरत में जो है ना अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को रिमूव करता है, सही। और इस तरह की जो रिमूवल जो है ना वो हम उसको लेते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में। अच्छा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस अगर आपको देखना हो ना तो एक इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल जो है ना हमारे पास है स्टारबक्स की। ठीक है। अच्छा, स्टारबक्स जो कैफ़े जो ये कॉफ़ी चेन स्लाइड है, लगानी है ना।
स्टारबक्स, यहाँ ये लगा दे, स्टारबक्स जो कॉफ़ी चेन है, एक स्टारबक्स। अच्छा सही है। इसी से मिलता जुलता पाकिस्तान में है वो है सत्तार बख्श कैफ़े, और इसी से मिलता जुलता हम इंडिया में देखें तो सरदार बख्श है। अच्छा 3 लाए आप, अच्छा 3 है, सत्तार, सरदार। सत्तार बख्श, सरदार बख्श और स्टारबक्स। यार ये तो री अच्छा निकलेगी, स्टारबक्स, सत्तारबक, नहीं स्टारबक्स, सत्तारबक और सरदार बख्श सरदार बख्श। जी, ये टंग ट्विस्टर भी है, आपने हाँ 5 बार बोलना है जल्दी जल्दी, स्टारबक्स, हाँ, सत्तार बख्श, सरदार बख्श। स्टारबक्स, सत्तार बक्स, सरदार बक्स। जी अबे मुश्किल हो रहा है। जी, तो ये टंग ट्विस्टर भी बन सकता है। हाँ ये बना सकते हो, ये जल्दी से 3 दफ़ा बोल के बताएं, बताएं इसमें क्या था डिफरेंशिएट। अच्छा सही है। तो स्टारबक्स जो है वो कैफ़े है, उसका उसका अगर आप लोगो देखें ना, ये लोगो बेसिकली ट्रेडमार्क है, स्टारबक्स कॉफ़ी ब्रांड नेम भी ट्रेडमार्क है। अब इसमें लोगो में देखें ग्रीन इसका जो है सर्कल है, और बीच में जो है एक लेडी है और कुछ स्टार्स बने हुए हैं इस पर। इसी तरीके से जब पाकिस्तान में इन्होंने ब्रांच ओपन की, इस्लामाबाद में इनकी ब्रांच है सत्तार बख्श कैफ़े ने, तो वो इनसे इंस्पायर होके इन्होंने इन्हीं के लोगों को काफ़ी हद तक इंस्पायर होकर मूंछ इन्होंने वाला जो है बंदा डाल दिया उन्होंने अपना इसमें। जो है जी इसको कॉपी किया, और कलर भी वही है, नाम में थोड़ा फ़र्क है, बस और सिर्फ जो उसकी है मूंछें हैं। इमेज जो है चेंज है, लेकिन वो चूंकि आइडेंटिकल साउंड करता है। और तो इन्होंने जो है स्टारबक्स ने सीसीपी के थ्रू जो है ना इनको एक नोटिस सेंड किया कि आप चूंकि हमारे ब्रांड नेम को जो है वो आपने जो है लोगो चूंकि सिमिलर देखने में भी सिमिलर लगता है, तो इससे जो है ना हमारा ब्रांड हर्ट हो रहा है। हालांकि सही है, स्टारबक्स की इस वक्त चेन जो है वो यहाँ नहीं पाकिस्तान है, में पाकिस्तान में नहीं है। मौजूद नहीं है। प्लस सत्तार बख्श जो कैफ़े हैं इसकी जो 2 ब्रांचें हो चुकी हैं, यानी इनका काम जो है वो बढ़ रहा है। तो वो स्टारबक्स को नज़र आया कि ये कहीं जाके हमें हर्ट कर सकता है, तो उन्होंने जो है इसको एक नोटिस भेजा, और उस नोटिस के जवाब में जो है ना सत्तार बख्श ने जो है सीसीपी को, वैसे तो इन्होंने अपने जो है वो कुछ रीजनिंग्स इनको दी। इन्होंने बताया कि एक तो हम प्योरली कॉफ़ी शॉप नहीं है, हमारे पास तो मल्टीपल वैराइटीज़ हैं, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा, और ठीक है। पूरी रेंज एक है, पूरा प्रॉपर हमारा कैफ़े है। तो हम टेक्निकली सिर्फ कॉफ़ी को टारगेट नहीं कर रहे, तो एक तो हमारा ये डिफरेंस है। हाँ प्लस कॉफी है। इन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है चूँकि स्टारबक्स यहाँ मौजूद नहीं है लीगली, कैसे वो हमारे लोगों को मतलब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। थर्ड इन्होंने ये कहा कि सत्तार बख्श जो है ये हमने स्टारबक्स को कॉपी नहीं किया, सत्तार बख्श बेसिकली हमारे ही जो है दादा परदादा में किसी का नाम था, तो हमने उनके नाम से इंस्पायर होकर जो है ना इसको रखा है। तो उस बेस पे जो है ना ये इस वक्त मौजूद है। बहरहाल अब इनका लोगो चेंज हो चुका है, इन्होंने इसको लोगो को भी चेंज किया है इन फ्यूचर किसी भी किस्म के जो है ना आईपी क्लेम से बचने के लिए। तो किसी किस्म की उनको खैर कोई पेनल्टी या कोई इस तरह की चीज़ इन पे हुई नहीं, और अब ये लोगो चेंज कर चुके हैं और ये अपनी जगह खैर मौजूद हैं, इनकी 2 ब्रांचेज इस वक्त चल रही हैं। अच्छा सिमिलर चीज़ जो है ना वो इंडिया में हुई स्टारबक्स और सरदार बख्श में। अच्छा उनका चूँकि स्टारबक्स की वहाँ पे कॉफ़ी चेंज हैं, तो सरदार बख्श को तो उन्होंने बाकायदा जो है एक लीगल नोटिस में सेंड किया, जिसमें उन्होंने उसको कहा कि आपका नाम जो है वो आइडेंटिकल हमें साउंड करता है। तो उस बेस पे जो है ना वहाँ पे कोर्ट ने जो है स्टारबक्स के जो है वो फेवर में फैसला दे दिया, दिया। हाँ। और इनको जो है नाम चेंज, इसमें जो है इन्होंने जो है नाम चेंज करने का जो है इनको ऑर्डर दिया। तो उस बेस पे जो है ना इस वक्त सरदार बख्श जो कैफ़े है वो वहाँ पे जो है ना इन्होंने इस पे नाम में ना कुछ सर्टेन चेंजेस किए हैं। ग़ालिबन इन्होंने जो है वो कैफ़े सरदार बख्श या सरदार कैफ़े इस तरह से इन्होंने कुछ नाम में ना कोई एक वर्ड जो है ना इसमें से मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ माइनस रहा कर है कुछ वर्ड। जी, हाँ। कोई एक नाम हटा के, और लोगों में भी जो है ना कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी बात जो है फिर वो अब अपने ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि जब आप ब्रांड नेम जब चूज़ करते हैं किसी भी इनिशियल स्टेज पे, तो इनिशियल स्टेज पे ही ये वर्किंग कर लें, ताकि बाद में इसकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इनिशियल स्टेज पे वर्किंग कर लें ताकि आने वाले जो है वो आप मसलों से जो है ना बच सकें। तो ये एक इसकी एग्जांपल है। इसी तरह मैंने एग्जांपल आपको रूह अफ़ज़ा और रूह समर की भी दी थी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। वो भी यही था कि वो चूँकि नाम बहुत ही आइडेंटिकल साउंड्स करते थे, तो बाद में जाके जो है वो भी इन्वेंट्री इनको सारी जो है वो सेल करनी पड़ी, अल्टीमेटली उसके लॉसेस बहुत हैं फिर। अच्छा मैं ये चाहता हूँ आप ये भी बात बता दें, समटाइम ना कंफ्यूज करता है ट्रेडमार्क और ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है। यार ये ब्रांड लोगो है मेरा और ट्रेडमार्क है, आपने सुना होगा ना। एक ये हम मिथ भी तो क्लियर कर देना, क्योंकि बेसिकली है तो ये एक ही चीज़। मैं चाहता हूँ कि यार इसको दोनों को डेफिनेशन से समझा दें कि यार ये ट्रेडमार्क क्या होता है और ब्रांडिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। आपका जो ब्रांड नेम जो होता है ना, जिस जो आप नाम चूज़ करते हैं, वो बेसिकली जब ब्रांड नेम आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ब्रांड नेम कह लें या ट्रेडमार्क कह लें। अच्छा ब्रांडिंग जो है ना वो नॉर्मली जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कंपनी की अपनी पैकेजिंग के लिए लोग ब्रांडिंग यूज़ करते हैं, कि पैकेजिंग आपकी मटेरियल किस तरह का है, किस तरह से जो है ना आपकी
प्लास्टिक मटेरियल है या आप इसमें कितने इसमें कलर्स हैं, तो ब्रांडिंग का वर्ड तो उस हवाले से यूज़ किया जाता है। ब्रांडिंग ब्रांड में आपका रजिस्ट्री लोगो भी तो आ जाता है ना, कि जैसे कि इसका ब्रांड का लोगो है तो वो कैसे पेस्ट हुआ उसके ऊपर। ब्रांडिंग तो वो ठीक है, पैकेजिंग में आ जाएगा, तो पैकेजिंग में तो उसका लोगो पेस्ट ही हो रहा है ना, जी या दोनों सेम ही होता है? नहीं, बेसिकली ब्रांड, अगर आप पैकेजिंग की तरफ जाते हैं तो पैकेजिंग को भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। उस पैकेजिंग में पैकेजिंग भी हो जाएगी? उस पैकेजिंग से मुराद ये होगी कि उस पैकेजिंग में जो ना लोगों की प्लेसमेंट भी आ गई, उस पैकेजिंग में कितने कलर्स हैं, किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स में शो की गई है, तो ये सब तो जो है इसको भी ट्रेडमार्क करवाया जा सकता है, पैकेजिंग को भी करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो पैकेजिंग जो है वो करवाते नहीं है, ऑनलाइन सेलर्स तो खास तौर पर, क्योंकि पैकेजिंग तो सबकी यूनिक ही होती है। हाँ, लेकिन अगर आप करवा लें तो फिर ये कि आप किसी कोई अगर आपको कॉपी करे तो फिर आप उसको जो है वो सू कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडमार्क में ना एक चीज़ और है जो आपने बताया था मुझे, WIPO वाला है। वाइपो में क्या आप अगर कोई नाम देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस वाली टॉपिक पे दोबारा कन हो जाए। अगर मैं कोई ट्रेडमार्क रख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे tehsinislam.com रख रहा हूँ, तो वो वहाँ पर अगर हमें जाके सर्च करूँगा तो वहाँ पे वो दिखा देगा। जी, तहसीन इस्लाम अगर आप ब्रांड नेम चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप वीपो की साइट पे जाते हैं। वीपो जब आप ओपन करते हैं ना, तो वीपो जो है ना एक मल्टी डायमेंशनल साइट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पैटर्न्स भी हैं, डिज़ाइंस भी हैं, ट्रेडमार्क्स भी हैं, इसके अलावा और भी बिजनेस से रिलेटेड जो है ना वो उसमें जो है ना वो ब्लॉग्स होते हैं। तो आप उसमें जाते हैं ट्रेडमार्क के सेक्शन में, ट्रेडमार्क जब आप सर्च करेंगे तो वो आप वेबसाइट आपको ओपन कर देगा, वीपो के अंदर ही आप सर्च करें तो उसमें आ जाएगा कि इसका जो है ना वो TM व्यू होता है, ट्रेडमार्क व्यू। उसमें जाके एक सर्च टूल है, उसको आप क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपसे वो कहेगा कि आप जो है ना आपकी ब्रांड नेम क्या है वो पुट करें। तो ब्रांड नेम जब आप पुट करेंगे तो आपके सामने जो ना वो सिमिलर जितने भी ब्रांड नेम्स होंगे ना पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी होंगे रजिस्टर्ड होंगे वो तो आपको दे देगा। उसमें आप बहुत ज़्यादा जब रिजल्ट्स हों तो फिर आप उसमें फ़िल्टर के ऑप्शंस होते हैं कि आप कंट्री वाइज फ़िल्टर लगा दें, डेट वाइज फ़िल्टर लगा दें, स्टेटस वाइज फ़िल्टर लगा दें कि एक्टिव है, इनएक्टिव है, ख़त्म हो चुका है। तो फ़िल्टर लगा के आप अपनी जो है लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करके फिर देख सकते हैं, डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट जो भी हों ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। अगर US में कोई एक चीज़ रजिस्टर्ड हुई है तो वो कहीं और जो है इन्फोर्स नहीं हो सकती। इस तरह पाकिस्तान में वो भी है तो पाकिस्तान से बाहर इन्फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक ही होते हैं। अगर आप US में जा रहे हैं तो US में ही आपको सर्च करना होगा। अच्छा, सर्च में एक सवाल आया था, लोगों ने कमेंट किया है, ये मतलब ट्रेडमार्क लॉ के अंदर एक लाइकहुड का वर्ड यूज़ होता है, ये कोई वर्ड है लाइकहुड, इसमें कोई यूज़ होता है इस तरह का कोई वर्ड? ये मेरे पास एक सवाल आया हुआ, तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, मुझे बताएं इसका क्या है। जी, लाइकलाइहुड होता है इसमें, इस तरह से होता है कि लाइक आई वुड, हाँ ऐसे जी लाइकलाइहुड कहते हैं इसको। हाँ, अच्छा, इसमें ये होता है कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक है ये। इसकी मिसाल इसी तरीके से जिस तरह स्टारबक्स की हमने मिसाल दी, स्टारबक्स और स्टारबक्स कैफ़े, स्टारबक्स कैफ़े, तो एक लाइकलाइहुड है इसमें, यानी एक सिमिलरिटी है बेसिकली। एक आम कस्टमर जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो स्टारबक्स कैफ़े में इस बेस पे जा सकता है कि भाई ये तो स्टारबक्स ही की ब्रांच है, तो ये एक लाइकलाइहुड हो जाता है, सिमिलरिटी को जिसे हम कहते हैं, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये लाइकलाइहुड का वर्ड जो ना वहीं यूज़ होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में खासतौर पर यूज़ होता है, यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी आपको ये वर्ड मिलेगा वहाँ पर कि भाई एक आम कस्टमर को कन्फ्यूज़ कर रहा है, दोनों के जो ब्रांड नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिमिलर हैं, तो लाइकलाइहुड ऑफ कन्फ्यूजन है कि शायद इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, तो इसलिए हम इस तरह के ब्रांड नेम्स को फिर अवॉइड ही करते हैं फिर। अच्छा, इसमें एक और सवाल मेरे पास आया हुआ है, जो आया हुआ है, ट्रेडमार्क डिल्यूशन क्या होता है? ट्रेडमार्क डाइल्यूशन होगा। अच्छा, ट्रेडमार्क डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये डिल्यूशन और डाइल्यूशन DI है ना भाई, कमेंट में आप उसकी स्पेलिंग का मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ। DLUTION, ये डाइल्यूशन होगा, DILOUTION, ये डाइल्यूशन ही होगा, यानी कि ख़त्म करने वाली की बात कर रहा है मेरे ख्याल है, नहीं तो किसी चीज़ को डिसॉल्व करके ख़त्म करते हैं, तो क्या ऐसा समझ कुछ गया है? मैं क्या चीज़ है ये, हाँ। ठीक है। अच्छा, ट्रेडमार्क में क्या होता है, ट्रेडमार्क के भी डिफरेंट स्टेटस होते हैं, जिस तरह पेटेंट्स में हमने बात की थी कि पेटेंट में भी स्टेटस होते हैं, एक्टिव है, एक्सपायर्ड फी रिलेटेड है, अबंडेंट है, या एक्सपायर्ड लाइफ टाइम है, ठीक है, या सीज्ड है, या इनवैलिडेटेड है। इस तरह ट्रेडमार्क्स में भी होता है। ट्रेडमार्क्स में होता ही है कि जब आप ट्रेडमार्क जब रजिस्टर करवाते हैं ना तो वो पब्लिश तो नहीं हो जाता डायरेक्ट तो लाजमी है, वो एक एग्जामिनेशन फेज से में जाता है, फिर प्री एग्जामिनेशन फेज़ है, फिर पोस्ट एग्जामिनेशन है, फिर जो है वो रजिस्टर्ड होता है, फिर पब्लिश होता है। तो इस तरह के वो डिफरेंट फेज से होता हुआ वो फाइनली जो है लाइव हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में ना कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन कोई कॉम्पिटिटर रेस कर दे, या एग्जामिनर ने जब इस पर रिसर्च की, एग्जामिनर को पता चलता है कि इसमें जो है वो पहले से ये नाम जो है रजिस्टर्ड है, या इसमें जो है ये कंफ्यूजिंग है, या इसमें आइडेंटिकल साउंड करता है,
तो वो जो है ना उस पर जो है ना कोई ऑब्जेक्शन रेस करता है। ठीक अगर है। उस ऑब्जेक्शन रेस करने की ना एक ड्यूरेशन वो आपको सेट कर देता है कि आपने जो है मुझे एक सर्टेन ड्यूरेशन में इसका जवाब देना है। अगर आप मुझे उस ऑब्जेक्शन का कोई रीजनिंग दे देते हैं, कोई सर्टेन रीजनिंग जो एक्सेप्टेबल हो मेरे लिए, तो ठीक है। नहीं देते तो वो जो है उसका स्टेटस जो है वो फिर या तो अबेंडन कर देगा या तो फिर जो है इसको सीज कर देगा, कोई ठीक भी है। कर देता है। तो वो आपका जो बेसिकली जो ट्रेडमार्क होता है तो उसका स्टेटस जो है वो पब्लिश होने या लाइव होने से पहले पहले ही जो है ना वो उसको एबेंडेंट में ही नॉर्मली आप देखेंगे ना ट्रेडमार्क तो आपको ज़्यादा एबेंडेंट नहीं मिलेंगे। तो वो होता ही है कि एबेंडेंट कर देता है या इसको जो है वो ख़त्म कर देता है। या एबेंडेंट से मुराद ये है कि वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो सही। इन्फोर्स नहीं हो सकता। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब इसमें अगर कोई आपका कोई पॉइंट अगर देना है ट्रेडमार्क में तो क्लोज करें, ताकि फिर हम इसको ना फिर कॉपीराइट वाले साइड पे चलते हैं, ताकि वो चैप्टर एक हमारे पास अलग से आ जाएगा। कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको जो मैंने ट्रेडमार्क में नहीं पूछी हो? हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हो हमारी। गई। चलिए हम कॉपीराइट की तरफ चलते हैं। लास्ट है बस। ठीक है, तो ये लास्ट भी कॉपीराइट का ही आपके पास स्लाइड रखी है। बस वही की। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा है कि कॉपीराइट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, कॉपीराइट जो है ना वो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है, यानी आप जब भी कोई कंटेंट इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, चाहे हाँ। वो कोई बुक हो, म्यूज़िक एल्बम हो, इमेजेस हो, कंटेंट हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ही इसके ऑनर होते हैं। वजह उसकी ये होती है कि आपने जब भी किसी साइट पे अपलोड किया, चाहे यूट्यूब पे किया, फेसबुक पे किया या आपने अपनी वेबसाइट पे किया, ठीक है। तो डेट ऑफ फर्स्ट जो पब्लिकेशन है ना वो चूँकि आपने की होती है तो बेसिकली उसका ऑनर आप ही होते हैं। अगर ठीक है। कोई उसको कॉपी करता है तो आप इसको नोटिस दे सकते हैं, और जब प्रूफ मांगा जाए तो प्रूफ आप ही दे सकते हैं कि भाई सबसे पहले मैंने इसका पब्लिश किया है, मेरे ठीक पास है। इसका ये प्रूफ है, तो मैं ही इसका ऑनर हूँ। ठीक है, तो उस बेस पे उसका कंटेंट तो रिमूव हो जाता है। अब होता यूँ है कि जब आप कोई बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, सॉन्ग पब्लिश करते हैं, तो आपको सिर्फ इसको रिमूव नहीं करना होता बल्कि आपको उसको पेनलाइज करना होता है। यानी आप उसने जितना आपको नुकसान पहुंचाया आप कॉपी करके, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं सू फॉर डैमेजेस भी करूं, यानी मैं उससे डैमेजेस भी क्लेम करूं। सही। तो उसके लिए जो ना फिर अगर आपको डैमेजेस क्लेम करने हैं तो फिर आप जो है वो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। सही। तो रजिस्टर कराने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप कॉपीराइट रजिस्टर करा के जो है इसका एक लोगो अपने जो है किसी भी एल्बम में या बुक में नीचे पब्लिश कर देते हैं कि भाई मेरा पास इसका कॉपीराइट है, इस डेट को मेरा उस पर कॉपीराइट हुआ हुआ है, तो वैसे ही उसको देख के ही कोई कॉपी नहीं करता। सही। वो वैसे ही अलर्ट हो जाता है कि यार इस पे इसने कॉपीराइट लिया हुआ है, अगर मैंने इसको कॉपी किया तो ना सिर्फ मेरा कंटेंट रिमूव होगा बल्कि मुझे जो है वो डैमेजेस भी क्लेम करने पड़ सकते हैं, सही। उसको लॉस भी देना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में जो ना फिर लोग जो है वो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, हम अमेज़ॉन की फील्ड में देखें तो इसमें जो है आप अपने प्रोडक्ट की जो है पिक्चर, जो आपके लिस्टिंग इमेजेस हैं, उसको कॉपीराइट करवा सकते हैं, ठीक अपने है। कंटेंट को कॉपी करवा सकते हैं। इसकी अगर मैं मिसाल दूँ ना पाकिस्तान में भी, तो एक जॉब की एक फेमस साइट है rosie.pk। हाँ। तो rosie.pk पे जो लोग जो है वो हायरिंग करने के लिए जो है अपनी सीवीज़ जो है अपलोड करते हैं, जॉब्स भी पब्लिश हो रही होती हैं वहाँ बिल्कुल पे। ऐसे ही है। तो इसी तरह एक वेबसाइट है rightsjob.pk, उनका काम भी बेसिकली यही है। तो ये क्या कर रहे थे कि ये rosie.pk पे जो एप्लीकेशंस आती थी या जो जॉब पब्लिश होती थी वहाँ से कॉपी करते थे और उसको अपनी प्रोडक्ट। वेबसाइट पे जो है ना वो पेस्ट करते थे। तो उससे होता यूँ था कि वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो उनको एक अच्छा मिल जाता था, कस्टमर था लाजमी है। तो rosie.pk का जो शेयर हट हो रहा था, राइट जॉब को जो है उसका शेयर लेके जा रहा था। तो बाकायदा इसमें भी जो है ना एक केस फाइल हुआ कॉपीराइट जो है इन्फ्रिंजमेंट का, जिस तरह पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, हाँ। तो इस तरह ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, जिसमें बेसिकली इन्होंने क्लेम किया कि भाई ये चूँकि सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे पब्लिश होता है, उसके बाद यहाँ से कॉपी होकर ये लोग अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, और इससे जो है चूँकि ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमारा मार्केट शेयर इसमें डिस्टर्ब होता है। तो ये भी जो है ना वो कोर्ट ने जो है इनके फेवर में फ़ैसला दिया, और rightsjob.pk को ना फिर वो सारा कंटेंट रिमूव करना पड़ा जो वो वहाँ से कॉपी कर रहे थे। तो कॉपीराइट का बेसिकली मकसद इसमें यही होता है कि आपकी जो भी कंटेंट है ना ऑनलाइन, उसको जो है ना वो पाकिस्तान में फाइल हो गया है ये? हाँ, ये किसी ख़ास स्केल पे जाके लोग फिर होता तो सब है, इसको इन्फोर्स करने की बात होती है। तो जब आपका शेयर डिस्टर्ब होता है तो लोग उसको करते हैं, और आप इसमें देखेंगे इसमें हमें कई फेमस चीज़ें हैं, खाने पीने के आइटम्स में भी आप देखें तो लोग आप कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे को जो है क्लेम्स आप भी रहे होते हैं। बड़ी कंपनीज करती हैं नॉर्मली, जहाँ एक लीगल टीम हो और जिसको वो अफोर्ड कर सकें, छोटी कंपनीज तो नहीं। जिस तरह एक हमारे पास सुपर बिस्किट है, SOOPR सुपर, तो इसमें आप देखेंगे आपको मार्केट में SUPER सुपर मिलेगा, यानी पैकेजिंग सेम होगी इस तरह। हाँ। जी, SWPER मिलेगा इस तरह। और सेम होता है अंदर से भी? अंदर से हाँ, क्वालिटी तो सेम नहीं होती लेकिन पैकेजिंग सेम होती है, नाम बिल्कुल सिमिलर ही होता है। दिख रहा होता है।
तो वो जो है बेसिकली गुडविल कैश कर रहे होते हैं, सुपर एक्चुअल जो सुपर है उसकी गुडविल को कैश करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो आपको जो है वो थोड़ा सा, जब लो लाइन एरियाज़ में जाएँ, खासतौर पर देहातों में चले जाएँ, तो आपको इस तरह की जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत मिलती हैं। तो वो चल तो रही होती हैं, लेकिन जिस वक्त चॉइस नहीं होती ना वहाँ पे वो ब्रांड वहाँ पहुँच नहीं पाता है, या वहाँ तक वो उसकी सर्विस नहीं होती, तो इस तरह के लोग आज के वहाँ पहुँचा देते हैं। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो लोग जो है वो उसी के चॉइस मैंने देखा ज़्यादातर चॉइस भी नहीं होती है हमारे पास। मैं गया हूँ जब भी इन एरिया में, जब भी गया हूँ, तो मैंने देखा कि वो सुपर की जगह वो ऊपर पता नहीं क्या नाम होता है, वो वही दे देता है। तो फिर हम कहते हैं भाई दे दे फिलहाल जो भी है। जी जी ज़्यादातर आप देखेंगे ट्रैवलिंग के दौरान आप देखेंगे होटलों के ऊपर यही रखा होता है। जी आई जी थिंक मार्जिन ज़्यादा होता है उनके पास, हाँ, लाजमी है, मार्जिन बिल्कुल ज़्यादा ही होते हैं। मार्जिन की वजह से भी लिख जी ज़्यादा जी रखते जी हैं। अच्छा फुरकान भाई, पाकिस्तान हमारा चल रहा है जुगाड़ पे, कोई जुगाड़ू आइडिया दें यार। इतने 300-500 $500 और $800 हम खर्च करेंगे पेटेंट कराने के लिए, कॉपीराइट कराने के लिए, तो कोई जुगाड़ू तरीका बताएं। अच्छा, इसमें अब आप जो पूछना चाह रहे हैं बेसिकली ये है, क्योंकि लो लो कॉस्ट आप कोई सॉल्यूशन जो है ना वो पूछना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई आइडिया है या कोई प्रोडक्ट है, अब आपको मालूम है कि यार मैं अब इस प्रोडक्ट को बना तो चुका हूँ, या मेरे पास एक यूनिक आइडिया तो है, मगर मैं अब इन्वेस्टर को पिच करूँ या इन्वेस्टर के पास जाऊँ, इन्वेस्टमेंट रेज करूँ, फिर मेरे पास सेल होना स्टार्ट हो, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन की तरफ जाऊँ, पहले ही इस पर जो है ना इतनी अमाउंट जो है, इतना कैपिटल ना लगाऊँ, कल को अगर ये प्रोडक्ट या ये आइडिया चल ना सके तो ऐसा ना हो मुझे लॉस हो जाए। तो लो कॉस्ट अगर सॉल्यूशन की तरफ आपने जाना है ना, तो यूएस में एक बहुत ही एक जो है ना यूनिक एक इसकी एप्लीकेशन होती है, जिसे हम प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन कहते हैं। ये बेसिकली इस पर पेटेंट फाइल होता है, चाहे आपका आइडिया हो कोई या चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट हो। आप समझते हैं कि ये बहुत यूनिक है, और मैं इसको चाहता ये हूँ कि ये इस वक्त फ़िलहाल प्रोडक्ट हो जाए, जब तक 1 साल मुझे मिल जाए प्रोडक्शन में, उस 1 साल के दौरान जो है ना मैं इन्वेस्टर्स को पिच करके अपनी इन्वेस्टमेंट रेज भी कर लूँगा। इस दौरान मैं टेस्ट एंड ट्रायल भी कर लूँगा। अगर प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गई तो फिर जो है मैं इसको फाइनली जो है पेटेंट रजिस्टर करा लूँगा। तो यूएस की गवर्नमेंट ने जो ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। यानी आप अपना एक प्रोविजनल पेटेंट, टेम्प्रेरी पेटेंट कह लें, एक फ़ाइल करते हैं, जिससे आपको 1 साल तक जो है ना वो राइट्स मिल जाते हैं कि 1 साल तक जो है ना आपकी इस प्रोडक्ट को या इस आइडिया को कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। और आप जो है उस दौरान आपके पास एक आज़ादी होती है, उस दौरान आप जो है चाहें तो इसको टेस्ट एंड ट्रायल कर लें, मार्केट में लेके जाएं, मार्केट में लेके जाके आप मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में लेके जा सकते हैं। आपको पता है कि इस पर तो आपने जो है एक प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर ही लिया है। तो प्रोविजनल जो पेटेंट है इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। इसकी जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो सिर्फ $60 है। कंसल्टेंट इस हिसाब से कुछ कोई हो सकता है 2x या 3x मल्टीपल देके आपको ये फ़ाइल कर दें। तो इस तरह जो है ना आप कम अज़ कम कोई ह्यूज कैपिटल लगाने से पहले जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट एंड ट्राई कर लेते हैं, सेफ भी हो जाते हैं, और ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। और इस वक्त ये चल भी रहा है। मतलब हमारे पास इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ एजेंसीज़ हैं, तो उनका जो काम है वो हमारे पास इस चीज़ का हमारे पास काफ़ी काम आता है इंटरनेशनल एजेंसीज से। पाकिस्तान में इस वक्त ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जब लोग थोड़ा सा इन्वेंशन की तरफ आएँ तो वो भी इस तरफ जाएँ। डन हो गया। अच्छा फुरकान में मैं चाहता हूँ वो स्टोरी बताएं जो कि मेरे साथ हुई थी, जिस पे हमने बहुत रिसर्च वर्क किया था, अगर आपको याद होगा, जिसको मैं आपको बोला था यार ये पैटर्न कराना है। एक मेरा डिज़ाइन था, 2 डिज़ाइन था, नाम नहीं ले सकते अभी तो फ़िलहाल हम। तो फिर आपने उसको कहा था कि यार हम इसको पैटर्न की जगह हम इसको कॉपीराइट कराते हैं, एक तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे यहाँ पे वो $600 $800 की जगह। और वो बाद में हमने कहा "हाँ यार वो हम अगर 6 पैटर्न कराते हैं तो हमारे को 4-5 हज़ार $5,000 चाहिए था, और वो प्रोडक्ट हम बेसिकली फ़िज़िकली बेच ही नहीं रहे थे, तो वो डिजिटली प्रोडक्ट थी। फिर आपने कहा था कि इसको वो तकरीबन 6 महीने बाद हमें या साल भर के बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। वो भी आपके आइडिया आया था कि यार इसको कॉपीराइट पे ले जाओ। वो भी शायद एक मिस्टेक हो गई थी हमसे कि वो मैंने अपना लोगो ट्रेडमार्क भी करा दिया था, वो शायद आपको भी सेंड कर दिया, और वो आपको इसलिए सेंड किया था कि आप उसका ट्रेडमार्क करा दोगे, लेकिन वो फिर शायद वो कॉपीराइट के लिए चला गया। उसके साथ मैंने एक नीचे अपने 2 लोगो दे दिए थे, तो बेसिकली वो ट्रेडमार्क पे भी चला गया और कॉपीराइट में भी चला गया था। फिर आपने कहा था यार ये वाला जो तुम्हारे 2 डिज़ाइन है इसको कॉपीराइट पे ले जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि यार वो स्टोरी फिज़िकली और डिजिटल की मैंने बहुत लंबा सा सवाल करके कर दिया है, उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें कि वो क्या मिस्टेक कर रहा था मैं, कि जो मेरी एटलीस्ट पॉडकास्ट देख रहा है उसका टाइम बच जाए। अच्छा, इसमें जो ऑनलाइन जब हम सेल कर रहे होते हैं, एक तो फिजिकल प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। ठीक है। तो फिजिकल प्रोडक्ट पे तो हमने कहा कि हम पेटेंट फाइल करते हैं ना। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स हम डिजिटली सेल कर रहे होते हैं, यानी हम कोई इमेजेस सेल कर रहे हैं, पिक्चर्स सेल कर रहे हैं, हम कोई एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन सेल कर रहे हैं, कोई लोगो सेल कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह की जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती है ना, स्टिकर सेल कर रहे हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो आप पेटेंट तो फाइल कर ही सकते हैं, लेकिन पेटेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके ड्यूरेशन एक बहुत ही तवील ड्यूरेशन के बाद जाके जो ना आपको पेटेंट जो है इशू होता है।
तो इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स में ना एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप पेटेंट्स के बजाय आप कॉपीराइट्स को ना अवेल कर लें, क्योंकि बेसिकली इन्फोर्स तो दोनों ही हो रहे हैं, पेटेंट्स भी होते हैं, लीगल राइट्स उसके भी हैं और कॉपीराइट्स के भी हैं। सही। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में ना आपके पास कॉपीराइट की एक फेवर होती है, यानी फिजिकल प्रोडक्ट में तो आपने पेटेंट पे ही जाना है, वो तो आप सही कॉपीराइट है। करवा ही नहीं सकते, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ना आपके पास कॉपीराइट का ऑप्शन होता है। तो इस तरह के जो लोगोस या एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस या स्टिकर्स जब आप सेल करते हैं तो आप इसकी कॉपीराइट फाइलिंग करें। तो इसके अगर आप ठीक है। चार्जेस की हम बात करें ना, तो आप समझें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पेटेंट अगर $1000 का फाइल होता है ना, तो कॉपीराइट आपका $200 में फाइल होता है, यानी हाँ, फाइव समझ गया। फाइव एक्स ठीक जो है है। ना उसके चार्जेस कम होते हैं। इसी तरह ड्यूरेशन की अगर बात करें तो पेटेंट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। आप 8 महीने से लेकर के 2 साल तक का है। कॉपीराइट का आप ड्यूरेशन देखें तो 3 महीने से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, जिसमें फाइल हो जाता है और आपके पास राइट्स आ जाते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में उस वक्त भी मैंने आपको जो रिकमेंडेशन दी थी कि आप कॉपीराइट की तरफ जाएं, क्योंकि एक तो आपकी प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी थी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी, कई 100 प्रोडक्ट्स का आपका प्लान था। तो अगर वो इंडिविजुअल ऐसा ही पेटेंट्स की है, तरफ जाते वो तो बहुत महंगा पड़ा बहुत था। ही ज़्यादा इसकी कॉस्ट आती, तो उसको कॉपीराइट की तरफ फिर हम लेके गए। और वो एक आपका तो इस वक्त जो है इनिशियली जो आपने जो तो प्रोडक्ट्स दिए थे वो तो सक्सेसफुली वो फाइल हो चुके हैं, वो तो बाकी जो होगा, पाइपलाइन में है तो इंशाल्लाह वो भी वो जल्द भी दे देंगे। प्रोसेस में हो चलें, जाएंगे। एक मैं चाहता हूँ, चले यूट्यूब पे एक चैप्टर और बन जाए, ताकि थोड़ा सा, एक हमने डिजिटल को नहीं कवर किया, तो एक तो पहले कोई आपके पास सजेशंस हो तो वो पहले आप दे दें, फिर मैं बात करके। एक सवाल मेरा ये आ रहा है कि जो लोग डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो अगर पैटर्न की या कॉपीराइट की तरफ आए तो उसको क्या एडवांटेजेस हो सकता है। बाकी आप अपनी तजुर्बा शेयर करें कि आपके पास क्या तजुर्बा और क्या उनको सजेशन दे सकते हैं कि यार ये डिजिटल प्रोडक्ट वाले जो है ना वो इस साइड पर आ जाए, मतलब वो ये टेक्निक यूज़ कर लें। तो उसके कोई ऐसे फ़ायदे या नुकसान आप बता दें कि क्या हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम कॉपीराइट की बात करें, अगर हम कॉपीराइट वर्सेस पेटेंट्स देखें, ख़ासतौर पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में, तो जब हम पेटेंट्स वर्सेस कॉपीराइट को अगर हम ड्यूरेशन, हम्म उसकी कॉस्ट और उसकी ड्राफ्टिंग, फाइलिंग टाइम अगर हम देखें, तो हर चीज़ पेटेंट्स में जो है ना वो आपको मल्टीप्लाई बाई 5x ही मिलेगी, चाहे वो उसका ड्यूरेशन हो, सही। चाहे वो उसकी कॉस्ट हो, चाहे वो उसका प्रिपरेशन टाइम हो। इसी तरीके से उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है पेटेंट्स की, वो भी जो है ना वो चूँकि एक प्रॉपर एग्जामिनर के थ्रू हो रही होती है, तो उसमें तो उसमें चांसेस ऑफ अप्रूवल भी जो ना कम होते हैं। उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत स्ट्रिक्टली हो रही होती है। तो इसलिए हम ये रेफ़र करते हैं कि अगर आपने जाना है तो फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले तो ख़ास तौर पर जो है वो कॉपीराइट की तरफ ही जाएँ, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर तो पेटेंट्स ही होते हैं। ठीक है। डिजिटल जो प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करते हैं तो आप इसी में जाएँ, क्योंकि इसमें एग्ज़ामिनेशन उतनी सख्त नहीं होती जितनी पेटेंट्स में होती है। तो आपकी चांसेस ऑफ अप्रूवल एक तो हाई होते हैं, आपका उसका ड्यूरेशन जो है वो मल्टीप्लाई बाई देखें तो पेटेंट्स मल्टीप्लाई बाई 2x या 3x होते हैं, हाँ, कॉपीराइट का तो इसमें एक सवाल ड्यूरेशन आ रहा है, बहुत जो कम होता है। सॉन्ग्स है, सॉन्ग पे आई थिंक ये डिजिटल प्रोडक्ट है। अब तो कोई सीडीज आती नहीं है, कोई कैसेट आती नहीं है। आई जी थिंक ये भी मेरा ख्याल है डिजिटल प्रोडक्ट में जाती है, कॉपीराइट में जाता है सब ये। जी, सॉन्ग्स जो हैं और बिल्कुल ये कॉपीराइट डिजिटल में जाते प्रोडक्ट हैं। में ही आएगा आई थिंक अब, क्योंकि अब तो ये जी शॉपिफाई, जी जी नहीं शॉपिफाई तो CMS में आ गया, आपका स्पॉटिफाई आ गया, और आपका मेरा ख्याल है यूट्यूब पे है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, अब ये मेरा ख्याल है डिजिटली इसको करते होंगे। जी, बिल्कुल कॉपीराइट्स जो आपके जो सॉन्ग के जो ट्रैक्स होते हैं वो वैसे हाँ। कॉपीराइट्स ही होते हैं। और इसमें इसमें भी आपको केसेस बहुत मिलेंगे। रिसेंटली जो है वो एक बहरहाल चलें, उस सॉन्ग का क्या जिक्र करना मुनासिब नहीं है। तो नहीं नहीं, कर इसमें दे, जो कोई बेसिकली टेंशन जो है नहीं ना, है। कर दे वो कर दे, मुझे कोई टेंशन। उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो है शराफत अली खान है, मुझे एग्जैक्ट सिंगर का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने कॉपी किया है ये जिसको अभी। हमारे हमारे जो एडिटर होगा, एडिटर भाई, बताइएगा कोई नाम। नहीं नहीं, वो इसका बहुत अच्छा सिंगर है, मुझे इसका एग्जैक्ट शराफत नाम है, याद नहीं। शराफ। शराफत नाम नहीं है, कुछ और नाम है, लेकिन अली खान ही है आखिर में। सही है, तो बताएं, उसको स्टोरी बता दें आप, अच्छा स्टोरी अगर अच्छा, याद है। इसमें इसमें इस तरह से होता है कि जो सॉन्ग टाइटल्स है ना उसमें भी जो है वो एक तो कॉपीराइट होता है, प्लस ठीक आप है। इसमें जब आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केसेस लिखेंगे ना, जब गूगल पे भी लिखेंगे, तो आपको ऐसे कई सिंगर्स मिलेंगे जिनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो है ना सेंड की गई हैं। फॉर एग्जांपल कोई गाना था जो किसी वक्त में कोई सॉन्ग था जिसने जो है वो गाया और उस पर कॉपीराइट करवा लिया। सही। और अगर उसी पुराने गाने को कोई नया सिंगर इस वक्त जो है अगर वो गाता है बगैर किसी परमिशन के सेम ट्रैक पे, तो उसको जो है वो IP नोटिस एक सेंड होता है। तो इसमें आपको ऐसे सिंगर्स मिल जाएंगे, जब आप गूगल पे लिखेंगे ना तो आपके सामने ऐसे कई सिंगर्स आएंगे जिनको ये नोटिस रिसीव हुए, जिन्होंने इंटरनेशनली एंड इंटेंशनली जो है वो इसको कॉपी किया। और क्योंकि बेसिकली इसमें होता यूँ है कि जब आप किसी भी सॉन्ग ट्रैक गाना को चल कॉपी कर जाता रहे है। होते हैं ना, हाँ। तो आपको तो उससे नाम मिल जाता है, लेकिन चूंकि वो पहले से किसी के पास उसकी कॉपीराइट होती है, हाँ। तो आपको उससे जो है ना अथॉराइजेशन लेनी होती है।
जिस तरह हम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पेटेंट्स में लेते हैं, इस तरह हमें कॉपीराइट्स में भी जो ना एक लेटर ऑफ LOA होता है, या इसको हम कहते हैं लाइसेंस फ़ीस होती है, एक सर्टेन फ़ीस दे के फिर ही आप ले सकते हैं। यही वजह होती है कि वो एक शख्स जिसने कॉपीराइट अपने चाहे वो सॉन्ग पे करवा लिया हो या बुक पे करवा लिया हो, सही तो जब तक वो नाम उसके नाम पे वो चीज़ रजिस्टर्ड है, तो उसकी जो है इसको इनकम जो है वो मिलती रहती है। तो एक तरह से सही ये एक मुस्तकिल एक समझ लें एक इनकम का उसका ज़रिया है, अगर वो डिजिटल चीज़ की तो चल जाए। बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स को वो लेके जा सकते हैं इस तरह से। जी, कॉपीराइट चूँकि बहुत ही एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, तो आपके पास अगर कई 100 या कई हज़ार प्रोडक्ट्स भी हैं, तो बिल्कुल आप वो कॉपीराइट लेके करके जा सकते हैं और कॉस्ट भी आपके कम आ प्रोडक्ट गई ना सेव कर आपकी। जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। फुरकान में मेरे ख्याल से तो बहुत हो गया। जाते जाते कोई ऐसी बात आपको लग रही है कि यार ये सवाल रह गया, या स्लाइड आप लाए हैं पूरी माशाल्लाह से, कोई ऐसी चीज़ रह गई है, एक दफ़ा नज़र मार लें, कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो मैं आपसे वो सवाल कर लूँ। गर्दन आप हल्की हल्की घुमा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कोई रहा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ इसमें रह गई कोई हो ऐसी गई है। बात आपको लग रहा है कि बस अगर मैं आप नहीं पूछी है। नहीं कोई ऐसी चीज़ रह कोई तो नहीं है। जाते जाते कोई सजेशन देने चाहे हमारे व्यूवर्स को, कोई ऐसी बात कि यार ये बहुत ज़्यादा लोग नॉर्मली गलती करते हैं, तो वो एंड में जब आपका एंडिंग हमारी चल रही है तो वो एक एटलीस्ट कम से कम वहाँ आके वो सुन लें कि यार ये वाली पॉइंट पे नहीं गलती करनी चाहिए। नॉर्मली एक हमारे यहाँ एक मिथ होती है ना कि बस हम तो कुछ भी कॉपी कर लेते हैं, हमें आइडिया ही नहीं है, हम तो लोगो भी कॉपी कर लेते हैं, हम तो गुल अहमद का भी लोगो कॉपी कर लेते हैं, हम तो IPL का भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है, लॉ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट कम से कम उस मिथ से तो बाहर आ जाए। जो आपका तजुर्बा है, एटलीस्ट अगर कुछ सुन रहा है तो वो एटलीस्ट वो गलती ना करे। अच्छा, इसमें सिर्फ आप ये देख लें कि आप जब भी ये सर्विस आउटसोर्स करते हैं, यानी जब भी आप हम्म। किसी लॉ फर्म के पास जाते हैं या किसी पैरालीगल किसी भी शख्स के पास जाते हैं और उसको ये सर्विस देते हैं, चाहे पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क्स की या कॉपीराइट्स की, सही तो इसमें आपने चंद चीज़ें नोटिस ये करनी है कि आया कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और किस हद तक वो हमारे केस को जो है ना वो सही तरीके से जो है ना वो डील कर सकता है। वजह उसकी ये होती है कि जब आप यहाँ पे जब आप बहुत ही लो कॉस्ट सॉल्यूशंस पे जाते हैं ना, ख़ास तौर पर हम्म। हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो हमसे कहते हैं यार हम फाइवर से करवा लेते हैं पेटेंट या हाँ, सस्ता हो ट्रेडमार्क, जाता है, तो सस्ते का दिमाग $5 है। में, $10 में, $20 में जो हाँ, ना ये काम हो हो जाता जाता है, है। और चंद घंटों में ये रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। एक दिन में दे देता है कोई रिपोर्ट, कोई 2 दिन में दे देता है। हम जो है नॉर्मली 6 दिन 7 आज ही दिन आइए, लेते हैं। आज ही पाइए। जी, जी, इस तरह के बहुत से हैं। अच्छा, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स आप देखेंगे ना, उनके बाज़ लोगों के तो रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 स्टार सही रिव्यूज़ होते हैं, तो एक आम शख्स को तो ये होता है कि यार इतने रिव्यूज़ देके एक सही शख्स है अगर यार, इसके पास हैं, तो फिर तो अच्छा काम कर रहा होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसमें होता यूँ है कि ट्रेडमार्क हो गया या पेटेंट्स हो गए या कॉपीराइट्स, जो भी लीगल मैटर्स हैं, इनका जो अप्रूवल जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से लेकर के 2 साल तक का है। तो सही। अगर एक शख्स मुझे आज रिपोर्ट फाइवर पे बना के दे रहा है ना हाँ, कि आपकी प्रोडक्ट या आपका ब्रांड नेम बिल्कुल सही है, आप इसको कॉपी कर लें, और आपने अप्लाई कर दिया, आपने तो उसको सही 5 है। स्टार रिव्यू दे दिया कि भाई इसने बहुत अच्छी मुझे ठीक रिपोर्ट है। दी है, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, बस वो तो बात आपकी वहाँ ख़त्म हो गई। सही है। अब जब आपकी प्रोडक्ट जब लॉन्च होगी या आपका ब्रांड नेम जब मार्केट में आएगा, उसके बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद आपको पता चलता है कि इस पे कोई स्ट्राइक आ जाए, तब आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप दोबारा से उस फाइवर सेलर के पास जाएँ और उसको दोबारा से रेटिंग दें या रिव्यू दें। आप तो उसको अच्छा रिव्यू दे के आपने तो बात तो आपकी तो वहाँ ख़त्म हो गई थी। हम्म। तो अब आप उसको देने तो जा नहीं सकते। तब आपको पता ही चलता है कि यार उस फाइवर जो एक्सपर्ट था उसने मुझे ये कहा था कि जी ये ब्रांड नेम इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, सही। या इस प्रोडक्ट पे कोई पेटेंट नहीं है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने तो फाइवर के जो है वो जो भी एक्सपर्ट था, जो भी सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट था, मैंने तो उसकी जो है वो उसकी डायरेक्शन को बात पे फॉलो कहते हुए करते कर हुए दिया। हाँ, मैंने जो है वो आगे प्रोसीड किया था। तो अब अगर कोई मसला आया तो अब मसले का तो हल है लाजमी, उस वक्त तो कुछ भी नहीं है ना, आप उसको बैक पे जाके उस 5 स्टार रेटिंग को 1 स्टार रेटिंग कर सकते हैं। तो ये एक वजह होती है कि इस तरह की सर्विस लेने में जो ना ये रिस्क बहुत रहता है। तो जब जब भी आप किसी से सर्विस लें तो कम से कम एटलीस्ट ये देख लें कि उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है और उसका जो है काम का स्कोप क्या है, मतलब वो आपको काम में क्या क्या चीज़ करके दे सही। रहा है। ऐसा तो नहीं वो सिंपल सिर्फ फ्री डेटाबेस पे जाएगा, चंद कीवर्ड्स डालेगा और एक रिपोर्ट आपको 1 दिन में 2 दिन में बना के दे देगा। अगर इस तरह का काम करना है तो वो बेहतर है कि फिर वो आप खुद भी कर सकते हैं, अपने किसी VA से भी करवा सकते हैं। सही। थोड़ा सा आप मतलब आप कंपैरिजन करेंगे ना कि एक कंसल्टेंट जो थोड़ी फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर रहा है और एक वो शख्स जो बहुत ही लो कॉस्ट में काम करके दे रहा है, आप जब स्कोप ऑफ वर्क देखें उसका कि वो क्या क्या चीज़ डिफाइन करेगा आपको, तो वो बहुत ही लिमिटेड सर्च लिमिटेड टाइम में करके दे रहा होगा। जो एक कंसल्टेंट है जो तो कॉस्टली होगा, वो आपको स्कोप डिफाइन कर देगा, भाई मैं इसमें जो ना मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं इस ऑप्शन पे भी इसको देखूंगा, इस एंगल से भी इसको देखूंगा। तो ये जो है ना एक बड़ा क्लियर डिफरेंस आ जाता है, जिससे आपको कम से कम एक अथेंटिसिटी हो जाती है, एक ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस तो दोनों तरफ ज़्यादा ही होते हैं, मतलब ह्यूमन एरर के चांसेस हाँ, तो दोनों ही जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर में रहेंगे, लेकिन एक लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर में, एक प्रॉपर कंसल्टेंट की सर्विस लेने में आपको जो है ना ह्यूमन एरर के चांसेस बेसिकली कम से कम हो जाते हैं। ठीक हो गया।
फरकान भाई, अगर कोई कानून को पढ़ना चाहे, यानी कि मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जाके स्टडी करना चाहिए, यानी कि वो चाहता है अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहे, बहुत सारे हमारे पास नए नए लोग आ रहे हैं दुनिया के अंदर, क्या हम इसको आसान कर लेते हैं कि जो नई आने वाली कॉम है वो उसके पास थोड़ा टाइम है, वो चाहता है कि यार हम इसमें अपना कैरियर बना लें, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? अगर करियर इसमें बनाना है हम्म। प्रॉपर, तो एक तो इसमें ये होता है कि इसके एक तो एग्ज़ाम्स होते हैं हर साल आपके, जो ना पेटेंट क्या जो है पाकिस्तान वो, में ही? पेटेंट एजेंट के एग्ज़ाम पाकिस्तान में भी होते हैं, यूएस में भी होते हैं, सही। और आप पाकिस्तान में बैठ के भी यूएस में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट होते हैं। तो पेटेंट एजेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उसका जो ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि बेसिकली आप जिस तरह पाकिस्तान में है कि आप एलएलबी होने चाहिए, एलएलबी सही। हों, फिर उसके बाद किसी लॉ फर्म में जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ठीक है। फिर आप जो है ना वो पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम में अपेयर भी हो सकते हैं। और जब एक एजेंट का जब आपको टैग मिल जाता है, तो पेटेंट एजेंट के बाद जो है ना फिर आप पेटेंट अटॉर्नी बन सकते हैं। तो ठीक ये है। एक पूरा प्रोसेस है। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वही इस तरफ आते हैं ज़्यादातर, और अगर लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो फिर इसमें जो है ना लॉ फर्म में अगर आपने काम किया है, आपके पास चाहे चाहे लॉ लॉ की डिग्री नहीं हो, लेकिन अगर किसी सही। लॉ फर्म में काम किया है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट करता है। जिस तरह अब हम हैं, हम अपनी मैं इस वक्त जो है ना 1000 से ज़्यादा पेटेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। ठीक है। अब 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई आपका अपना प्रॉपर डेटाबेस बना हुआ है? एलएलबी की डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना जो चूँकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया ना, तो अब ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आ भी जाए ना, तो हमारा एक परसेप्शन जो है ना बन जाता है इस प्रोडक्ट को लेकर के, इस पर यूटिलिटी पेटेंट होगा नहीं होगा, डिज़ाइन होगा या नहीं होगा। मतलब हम जो है ना एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से देखना है, किस एंगल से देखना है, इस प्रोडक्ट के सही। किस फीचर पर हमें पेटेंट मिल सकता है। तो उस लिहाज से जो है ना फिर हमारे सर्च करते वक्त जो है ना हमारा एक बड़ी क्लैरिटी होती है, हमें पता होता है कि हम कहाँ जाके जो है ना उड़ती इसको चिड़िया के पर किस तरह छुपा से लेते इसको जो हैं। है ना हमें सर्च करना है कि हमें पेटेंट मिल मैं जाए। समझ गया, नहीं तो कि यहाँ आइडिया। एक्सपीरियंस जो है ना वो हमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारा यूज़फुल रहता है पेटेंट चेक में। तो जो टीम जब हमारी काम करके जब फाइनली जब काम मेरी तरफ आता है, हम्म। जब सब टीम काम सारा करके जब मेरी तरफ हम्म। फॉरवर्ड करती है कि इसको फाइनली आप जो है इसको चेक करके इस पर जो है ना अपना इनपुट डाल दें, तो उस वक्त जो है वो यही एक्सपीरियंस होता है जो मुझे काम आता है, जिसमें फिर जो है मैं सारी चीज़ें हर एंगल से देख के फिर एक फाइनल जो है एक वर्डिक्ट जो है अपना मैं देता हूँ कि इसमें जो है ना क्या करना चाहिए। अच्छा, आखिरी बस एंड एक और पॉइंट आता है, हम किस में ज़्यादा अच्छा हमारे पास पैसा बन जाएगा? ट्रेडमार्क में बनेगा ज़्यादा अच्छा पैसा, कॉपीराइट में बनेगा, या फिर हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल पेटेंट्स पेटेंट्स पैटर्न्स, हाँ, इन तीनों में से किस पे ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा हमारा? असल में ये डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कॉपीराइट्स में भी अच्छे लोग पैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉन्ग ट्रैक है, अब सॉन्ग ट्रैक किसी ने 1980s में कोई गाना गाया था और आज जो है वो उसका रीमेक चल रहा है, तो वो अच्छे पैसे बनाएगा, क्योंकि लाजमी है 1980 में किसी ने रजिस्टर कराया, आज उसके सॉन्ग को लोग कॉपी कर रहे हैं और कॉपी कर। हिट चल रहा है, तो वो अच्छे पैसे उसमें बनाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में डिमांड और गैप का असल में बेसिकली ये प्रिंसिपल है। इसी तरह पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स नॉर्मली इस वक्त बड़े कॉमन हैं, लोग हर चीज़ पे पेटेंट्स की तरफ ही जाते हैं, प्रोडक्ट्स जो भी सही। बनाते हैं पेटेंट्स की तरफ जाते हैं। तो ये एक इजी मनी मेकिंग प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू आप ट्रेडमार्क्स देखें या कॉपीराइट्स देखें, ठीक है। तो वहाँ स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। कॉपीराइट्स में बहुत ही सर्टेन चीज़ें जारी होती हैं, पेटेंट्स चूँकि एक इसका स्कोप जो है बड़ा वाइड है, तो उसमें प्रोडक्ट भी आ गई, उसका प्रोडक्ट अपीयरेंस भी पे। आ गया, फीचर्स भी आ गए, फंक्शंस भी आ गए, हाउ प्रोडक्ट वर्क्स, हाउ प्रोडक्ट लुक्स, मतलब ये दोनों चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा जो है वो डिमांड जो है इस वक्त पेटेंट्स की ज़्यादा है, और पेटेंट्स का ही आप देखें, शार्क टैंक देखें, किक स्टार्टर देखें, अब या वो जितने भी यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, उसमें पेटेंट्स का ही तस्करा ज़्यादा हो रहा होता है। आखिरी में कोई बात जाते जाते कोई भी, बिल्कुल आप डन हो गए, आपने तो हाथ हिला दिया, डन हो गया, तो फिर बस मैं एंड में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और बहुत सारा चीज़ें मुझे सीखने को मिली। आई होप कि सारे लोग पूरी एंड तक और शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। लोग ना बहुत स्किपिंग करते हैं, लेकिन इन द एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने बताई, पहले पहले बहुत बेसिक बातें बताई थी, अब कुछ थोड़ा सा एडवांस हम लेके गए, और मैंने कोशिश की है कुछ बड़े आसान एग्जांपल से इस ड्राई टॉपिक को जो है ना वो समझाने की मैंने हाँ, कोशिश बहुत की बहुत है। खुश टॉपिक है। अगर जी किसी को समझ में नहीं आती बात तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका फेसबुक का प्रोफाइल लगा देंगे। जी, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम मैं वैसे भी डिटेल गाइडेंस तो आपकी इसमें हमारी शेयर कर दूंगा, और फ्री है। अगर रह भी जाए तो वो कमेंट कर देगा तो मैं शेयर कर दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। जी जी आपका पर्सनल नंबर भी मेरे पास है, तो अगर वो भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, मसला तो नहीं हाँ, है बस ना? पर्सनल नंबर ना दीजिएगा, बाकी तो आप फेसबुक प्रोफाइल शेयर कर दें, ठीक ज़्यादा है। बेहतर है, वो आसान भी है अप्रोच करना अच्छा, उसको। मैसेज आपको मतलब फेसबुक पे ज़्यादा आसान रहता है। जी जी डन हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।